अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ़ लाने का। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डज़ मीनिंग मीन। माना का माना क्या है। ठीक है, वो एक दफ़ा सुकरात ने कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी बेमाना सी ज़िंदगी है अगर हम माना को तलाश नहीं करते। लेकिन साथ ही किसी ने इसके जवाब में कहा कि एग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट लिवेबल, क्योंकि अगर हम माना पे बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल इंसान एक मीनिंग सीकिंग एनिमल है, तो हम इसके बग़ैर रह नहीं सकते। तो आज इसी मकसद की तकमील के लिए मैं इस पे कुछ गुफ्तगू करूँगा और बात हम बुनियादी तौर पे करेंगे माना की नोइयत क्या है और ये इसकी लिमिटेशन क्या है। और ज़ाहिर है ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसमें के तमाम पहलुओं का अहाता नहीं कर सकते। तो मैं कुछ पहले वजाहतें करना चाहूँगा कि ये लिमिटेड सेंस में हम इस पे गुफ्तगू कर सकेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश भी है। नॉर्मली मैं फ़ोरम ओपन कर देता हूँ, साथ ही साथ आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये इतना फैला हुआ, इतना पेचीदा, ऑलरेडी एक उसकी शराज़ा बंदी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले थोड़ी सी एक गुफ्तगू हो जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस अप्रोच के साथ किन पहलुओं पे गौर कर रहे हैं। फिर आप लोग अगर सवाल करेंगे तो उसका लुत्फ़ भी आएगा और हमारी गुफ्तगू बामाना रहेगी। वरना ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बहुत जल्द हम बेमानी गुफ्तगू की तरफ जा सकते हैं। तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है सेंस में और नॉन सेंस में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर लोगों का सवाल मुझसे पहले ये था कि मीनिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग को सिमेंटिक्स कहते हैं। यहाँ कुछ लिंग्विस्टिक्स के असातिज़ा भी बैठे हैं जो पढ़ाते हैं। तो पहले तो मैं इन्हें डिसअपॉइंट कर दूं कि ये लिंग्विस्टिक्स पे हम बात नहीं कर रहे, बल्कि हम फ़िलॉसफ़ी ऑफ मीनिंग पे बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये फ़लसफ़े का मौजू है, और फ़लसफ़े का मौजू एक तरफ तो हम उसको बोरिंग समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ़लसफ़ा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो बुनियादी सवाल पूछ रहा होता है जिनकी जवाब ना साइंस दे रही होती है ना लिंग्विस्टिक्स दे रही होती है। और वो बाकी मज़ामीन को भी बामाना आम तौर पर फ़िलॉसफ़ी ही बना रही होती है, अगरचे हम उस पर बात गुफ्तगू कम करते हैं। और इन पर्टिकुलर जिस फ़िलॉसफ़ी पे हम बात करेंगे वो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक तो इसको एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी भी कहते हैं। इसका आगाज़ 20वीं सदी के आगाज़ से या 19वीं सदी के इख्तिताम से होता है, और उसमें सवाल ये है कि माना है क्या। और एक तो तखसीस मैंने कर दी, हम जनरल मानों की बात नहीं करते कि इंसान आया क्यों, हमारा ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद क्या है, ये भी माना आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम महदूद रहेंगे ज़ुबान के माने की तरफ। तो जो अगर कॉस्मिक लेवल पे जो हमें एग्जिस्टेंशियल किस्म के सवालात हम हर वक्त सोच रहे होते हैं, उस पे गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो वो तमाम फ़लसफ़े का अहाता करना पड़ेगा। लेकिन ज़ुबान बज़ाते ख़ुद ये कहा गया कि बाद में हम देखेंगे, विटगेनस्टाइन का ये कहना था कि फ़लसफ़े के तमाम मौज़ूआत असल में ज़ुबान ही के मौज़ूआत हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ़लसफ़े के सवाल ऐसे हैं कि क्या मैं ख़ुद अपने जनाजे को देख सकता हूँ। अब ये और इस तरह के और सवाल जो बड़े पैराडॉक्सिकल हैं, पैराडॉक्स मेरा ख़्याल है राइट वर्ड है। ज़ीनो ने इस तरह के सवाल पूछे थे जो कदीम तरीन है, उससे पहले भी। बुनियादी तौर पर आप देखेंगे उसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है। तो ज़ुबान में भी हम कोशिश ये करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ लेवल्स ऑफ मीनिंग हैं, यानी वर्ड मीनिंग एक लेवल है,
ठीक है, लफ्ज़ का क्या मतलब है, सेंटेंस मीनिंग उससे थोड़ा ब्रॉडर लेवल है, ये जुमले का क्या मतलब है, अटरेंस मीनिंग थोड़ा सा फ़र्क करते हैं लिंग्विस्ट हजरात के सेंटेंस और अटरेंस इन दोनों में फ़र्क है, उसका मीनिंग, और डिस्कोर्स मीनिंग। हम आमतौर पर डिस्कोर्स मीनिंग और उस पे इतने दिलचस्पी ले रहे होते हैं कि हम बाकी जो बुनियादी माने हैं जहाँ से बहस का आगाज़ होता है उसको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि डेरिडा वगैरह हमें समझ में ही नहीं आते, क्योंकि वो डिस्कोर्स लेवल पे माने की बात कर रहे होते हैं। और उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लफ्ज़, जुमले और अटरेंस के लेवल पे माना क्या है। फिर इसी तरह हम सब जानते हैं कि माना एक तो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है, वो लफ्ज़ का वो मतलब जो डिक्शनरी में हमें मिलता है। मसलन अगर मैं लफ्ज़ बॉटल कहता हूँ तो उससे मुराद ये ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, व्हाट इट डिनोट्स। ओके, व्हाट इट डिनोट्स और डेनोटेटिव लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक किस्म है माना की, ठीक है। तो जब भी कोई हम लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका किसी न किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट या उसकी तरफ इशारा होता है, तो ये तो उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया, यानी लफ्ज़ इस चीज़ को डिनोट करता है। अब यहाँ इबाद साहब बैठे हैं, इनसे मैंने ये कहा था कि मेरी उर्दू चूँकि बहुत अच्छी नहीं है तो उसका उर्दू में मुतबादल अगर मुझे पूछना पड़े तो वो ज़रूर बता दीजिएगा। बहरहाल एक डेनोटेटिव है, एक कॉनोटेटिव है। यानी लफ्ज़ जब हम कोई बोलते हैं तो उसके साथ वाबस्ता और बहुत सारे माने हैं जो हमारे जहन में आते हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से है, हमारे एहसासात से है, या हमारे प्रायर कंसेप्शन से है। मसलन मैं कुर्सी का लफ्ज़ बोलता हूँ तो कुर्सी वो ऑब्जेक्ट है, वो तो डेनोटेटिव मीनिंग हो गया, लेकिन कुर्सी ताकत की अलामत भी है, ठीक है, तो ये उसका कॉनोटेटिव मीनिंग है, यानी एसोसिएटिव मीनिंग भी कह लें उसको, इमोटिव मीनिंग भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि जो उसके साथ इमोशंस वाबस्ता हैं, ठीक है। मसलन सूअर एक जानवर का नाम है, लेकिन खंजीर सिर्फ़ उस जानवर का नाम नहीं है, बल्कि मेरी एक कराहत या जो ऐसा लफ्ज़ है जो शायद लोग गाली के तौर पर लें, ठीक है, तो उसके साथ नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते, तो वो भी कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं। इसी तरह एक कॉलोकेटिव मीनिंग्स होते हैं। कॉलोकेटिव को लोकेशन से है, यानी दो चीज़ें जो करीब करीब होती हैं जब एक ही लोकेशन पे होते हैं, यानी दो लफ्ज़ जो साथ साथ आते हैं जुमले में या किसी पैराग्राफ में, तो वो एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो एक लिंग्विस्ट था J.R. फर्थ, उसका कहना ये था कि अ वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, ठीक है, तो अल्फाज भी अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं। हमारे दोस्त शुजात साहब यहाँ बैठे हैं, जब इन्होंने शादी की तो इन्होंने ऐलान किया आई हैव कमिटेड मैरिज, ठीक है, वी कमिट अ सिन, वी कमिट अ क्राइम, वी कमिट और क्या होता है, यानी हम गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। तो लेकिन अगर कोई कहता है मैंने शादी का इर्तिकाब किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो लफ्ज़ आम तौर पर कमिट के साथ आते हैं उनके मानों पे असर कमिट का लफ्ज़ डाल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे दोस्त हामिद साहब यहाँ कुर्सी में दर्ज हैं, तो अगर ये फरवा सा शख्स होगा, मोटा शख्स होगा, तो हम इस पे यकीनन समझेंगे कि ये मज़ाक का पहलू उसमें होगा। तो ये माने क्यों ज़हन में आते हैं? इसलिए क्योंकि हम दर्ज का लफ्ज़ आम तौर पर रजिस्टर में जब कोई लफ्ज़ दर्ज कर रहे होते हैं और इंसान के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं जो आम तौर पर इकट्ठे नहीं होते, यानी अनयूजुअल कॉलोकेशन है ये,
तो उससे मैं मिज़ाह का पहलू पैदा कर सकता हूँ, उससे मैं अदब का पहलू पैदा कर सकता हूँ। तो ये सारे कॉलोकेटिव मीनिंग हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कमिट के साथ आते हैं। तो अगर इफ़ समवन हैज़ कमिटेड मैरिज, इट मीन्स कि वो मैरिज को इसी लिस्ट में समझता है कि जैसे उसने सुइसाइड कर लिया है या कोई और क्राइम कमिट कर लिया है, ठीक है। तो ये आई होप मैंने आपका माना गलत नहीं समझा, यही था ना। ठीक है। इसी तरह और भी हैं, लेकिन हम बिल्कुल बुनियादी से शुरू करेंगे, ठीक है। ये कॉनोटेटिव जो लिटरेचर में लोग काम करते हैं, तो कॉनोटेटिव पे आम तौर पर लिटरेचर में, और हमारे दोस्त पीछे बैठे हैं उन्होंने मज़ाह पे एमफिल का उनका थीसिस है, तो मज़ाह की जो ज़ुबान है उसके जो माने पैदा होते हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा इस पे बता सकते हैं। मैं आगाज़ करूँगा इससे, डेनोटेशन से, जो कि बहुत ही बुनियादी सी चीज़ है। और बज़ाहिर हम समझते हैं कि ये तो सादा सी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसके लिए कोई एक लफ्ज़, लिखा हुआ लफ्ज़ या कोई आवाज़ है जो इसको रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन आपको पता है फ़िलासफ़र कोई सादा बात सादा रहने नहीं देते, वो उसको इतना पेचीदा बना देते हैं। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट दिया था, तो हमने कहा था कि हम बात फ्रैग से शुरू करेंगे। गॉटलेब फ्रैग एक जर्मन फ़िलासफ़र था, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए मॉडर्न फ़िलासफ़ी से पहले अगर हम शुरू करें इसको सुकरात से, तो सुकरात अक्सर ये पूछा करता था, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, व्हाट इज़ करेज, ठीक है। अब ये सारी एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म्स थी और सवाल बेचारे फ़लसफ़ी उसके जवाब देते थे, वो उससे मुतमिन नहीं होता था, ख़ुद जवाब नहीं दिया करता था। वो आपको पता है सोक्रेटिक मेथड जो है वो सवाल किया करता था, तो वो उसके सवाल में से कुछ ना कुछ कबाहत निकाल दिया करता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कोशिश करते थे कि उसके असल माने तक पहुंचा जाए। तो वो बुनियादी तौर पर क्या काम कर रहे होते थे? बुनियादी तौर पर ये है कि एक तो आवाज़ है या लिखा हुआ लफ्ज़ है, ठीक है। अब उसको हम जोड़ रहे हैं दुनिया में किसी होने वाले वाक़े से या किसी हकीकत से। असल में हम दोनों मीनिंग बुनियादी तौर पर रिलेशनशिप है वर्ल्ड और वर्ड के दरमियान, लफ्ज़ और दुनिया के दरमियान। लेकिन अब दुनिया बुनियादी बज़ाते ख़ुद है क्या? उनका ख़्याल ये था, मसलन व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, उसका जवाब प्लेटो ने दिया। प्लेटो ने ही लिखे थे डायलॉग्स, जिसमें सुकरात एक किरदार के तौर पर आता है। तो सुकरात के बारे में भी हम ज़्यादातर प्लेटो के ज़रिए यानी अफलातून के ज़रिए ही पहुँचे उसके ख़्यालात तक। तो अफलातून का ख़्याल ये था, अगर व्हाट इज़ मैथमेटिक्स उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैथमेटिक्स वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स से मिल के बना है। तो उससे पूछा गया भाई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो उसने कहा नंबर्स हैं जिनसे हम काउंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। शेप्स हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, ज्योमेट्री, ठीक है, शेप्स हैं। और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन देम। तो ये तो अब आप बयान ये करना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। और यहाँ अगर मैथमेटिक्स के दोस्त बैठे हैं तो मैथमेटिक्स बजाते खुद एक ज़ुबान है, और उसमें मैथमेटिक्स की कोशिश ये होती है मैथमेटिक्स में कि आप ये कॉनोटेटिव कॉलोकेटिव इन मीनिंग्स को निकाल दें ताकि साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में बात हो सके, ठीक है। तो वो जो इमोशनल टैग्स हैं उनको निकाल देते हैं ताकि लफ्ज़ का हम सही माना समझें कि 1 इज़ 1, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, या ज़ीरो का मतलब वो नहीं है जो हीरो का उलट होता है, ज़ीरो का मतलब एक अदद है, ठीक है। तो ये चीज़ें लेकिन इंसान ऐसा वो
इमोशनल एनिमल भी है कि हम उससे वो जो नंबर देते हैं हमें, उस नंबर के साथ भी हम इमोशंस एसोसिएट कर लेते हैं वक्त के साथ साथ। तो हमने ज़ीरो को भी ज़ीरो बना लिया, 420 जी 420 और इस तरह के नंबर हैं, हमने उनके साथ भी इमोशंस जो हैं वो अटैच कर लिए। तो ये एक मुश्किल साइंसदानों को हमेशा पेश रही है कि वो किस तरह सिर्फ इस पे फोकस करें, डेनोटेशन पे। अब डेनोटेशन में मैं ये आपको बता रहा था कि एक दुनिया है और एक आपकी आवाज़ है, तो इन दोनों का ताल्लुक़। तो अगर मैथमेटिक्स में ये तीन चीज़ें हैं तो इनमें से चलें, ये क्या है, ट्रायंगल। अब चलें, ये तो मैंने कहा कि आई डिनोटेड इट, ठीक है, मैं इशारा करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रायंगल, और आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये जो भी चीज़ है ये ट्रायंगल है। नंबर्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हैं। नंबर टू क्या है, क्या ये कोई हकीकी चीज़ है ट्रायंगल, तो हकीकत में आपको चलें ये नज़र आई है ट्रायंगल दीवार के ऊपर बनी हुई है एक, ठीक है, लेकिन ये कितनी ट्रायंगल्स हैं, 3 हैं। तो आपने 3 कोई नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 3 क्या ये कोई फिज़िकल चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि नंबर्स असल में, तो हम 3 गायें तो होती हैं, गाय तो हमने देखी है भाई, 3 हमने नहीं कभी देखा, ठीक है, लेकिन अगर तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है जो हमने उससे निकाला है, ये फिज़िकल कोई चीज़ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उसकी ये अरस्तू ने बाद में कहा कि ये नंबर असल में ऑब्जेक्ट्स ही की प्रॉपर्टी है, लेकिन प्लेटो का ख्याल ये नहीं था। प्लेटो का ख्याल ये था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तीनों ये अपनी अपनी दुनियाओं में होते हैं। 3 दुनियाएं थीं उसकी, एक को हम प्लेटोनिक वर्ल्ड कह लेते हैं या आइडिया की वर्ल्ड, तो ठीक है, एक को हम चलें फिजिकल वर्ल्ड कह लेते हैं, और एक को हम मेंटल वर्ल्ड कह लेते हैं। अब इन तीनों का आपस में ताल्लुक़ है। तो नंबर्स, उसका ख्याल ये था कि ये एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, उसने लफ्ज़ यूज़ किया, ये प्लेटोनिक तो मैं कह रहा हूँ, उसने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियल वर्ल्ड, तो एक आइडिया है, उसकी रियलाइजेशन हकीकी दुनिया में है, फिज़िकल वर्ल्ड में है। यानी यहाँ से ये प्लेटोनिक वर्ल्ड, एक पहले जहन में कोई एक आइडिया होता है, माना पहले है, और फिर उस माने को मैंने मसलन चेयर का आइडिया मेरे जहन में आया, और फिर मैं अगर बढ़ई हूँ तो मैंने वो चेयर बना दी, तो वो आइडिया पहले है और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये उनका ख्याल था। और फिर फिज़िकल वर्ल्ड को जब मैंने देखा तो उससे मैंने अपनी एक मेंटल वर्ल्ड बनाई, ज़ाहिर है उस चीज़ को मैंने परसीव किया, परसीव करके मैंने एक अपने जहन में कोई तसव्वुर, कॉन्सेप्ट वो फॉर्म किया, और ये मेंटल वर्ल्ड से प्लेटोनिक वर्ल्ड भी बनती है। प्लेटोनिक वर्ल्ड, अभी तो मैंने ये बताया कि प्लेटोनिक से फिज़िकल बनती है, लेकिन हमने फ़र्ज़ करें एक रीफ्रेज़ करने दें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी परिंदा देखा है? जिन जिन लोगों ने परिंदा देखा वो ज़रा हाथ खड़ा करें। ओहो, ज़्यादातर लोगों ने देखा है, ठीक है। मैंने आज तक नहीं देखा क्योंकि परिंदा होता ही नहीं है। मैंने हमेशा तोता देखा है, चिड़िया देखी है, कौवा देखा है, परिंदा मैंने आज तक नहीं देखा। परिंदा हमने उन सारे जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स थी ना, उसके जो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस थे, उनका निचोड़ निकाल के, उसका एसेंस निकाल के, तो हमने एक लफ्ज़ बना लिया और हमने कहा हाँ यार ये सारे जो है ना ये तो इसको हम एसेंशियलिज्म कहते हैं, एसेंस, निचोड़, कि जो भी हमारा तजर्बा था, हमने जो चीज़ देखी थी, उनको हमने इकट्ठा करके तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का तसव्वुर बना लिया, जिसको हम
आइडिया कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो धड़े हैं फिलोसफर्स में। कुछ कहते हैं कि आइडिया असल में हमने चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस से बनाया, और कुछ ऐसे हैं फ़लसफ़ी जो ये कहते हैं नहीं, आइडिया पहले था और उसकी मादी शक्ल में हमें चीज़ें नजर। यानी आप ये देखेंगे कि मानने का बड़ा गहरा ताल्लुक़ इस बात से है कि असल में वर्ल्ड है क्या जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो एम आई डिनोटिंग समथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड? अगर मैं इस दुनिया में से किसी आइडिया को डिनोट कर रहा हूँ, जैसे हैप्पीनेस है, गुडनेस है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। और प्लेटो और सुकरात का ख्याल था कि ये दुनिया, असल दुनिया ये है, ये उसकी कॉपी है। ये उनका ख्याल ये था कि असल दुनिया ये वाली है और ये उसकी कॉपी है। और आजकल भी ये वाला एक 2-3 साल पहले रॉजर पेनरोज, जिनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, उनकी भी एक थ्योरी गर्दिश कर रही है। किसी ने मुझे भेजी तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत पुरानी है। तो रॉजर पेनरोज ने इसी तरह की थ्योरी दी है, और उनका ख्याल ये है कि ये जो बिग बैंग है, ये दुनिया का आगाज़ नहीं था। बिग बैंग एक साइकिल है। तो दुनिया असल में तबाह जब होती है तो मादा फ़ना नहीं होता, और जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो आइडिया है, वो फ़ना हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। और फिर जब नई इन्फॉर्मेशन आती है और उस नई इन्फॉर्मेशन के बाद मादा दोबारा नई मालूमात के मुताबिक तामुल उसका होता है, तो वो एक नई दुनिया तख्लीक हो जाती है। तो ये फ़लसफ़े में तो खैर उसकी समझ आती है। फ़िज़िक्स में डजंट मेक सेंस। जो फिज़िसिस्ट यहाँ पे बैठे हैं वो बेहतर जानते होंगे। इसीलिए मैंने मिटवा दिया, आज ब्लैक होल लिखवा दिया, यहाँ साइंस क्लब लिखा था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने आज़ाद किया है साइंस से हट के। हम फ़लसफ़े पे भी, हाँ, फ़लसफ़े पे और बाकी चीज़ों पे भी बात कर सकेंगे। चलें, अब यहाँ तक मैं आ गया हूँ, तो अब आपको इतनी इजाज़त है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। अभी बुनियादी जनरल सवाल हमने नहीं पूछने, ठीक है? तो बिल्कुल खामोश रहने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसकी समझ नहीं आई या तो वो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हमने माना ये जानना है कि व्हाट इज़ गुडनेस, तो हमें असल में इस वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ेगा, और ये वर्ल्ड हकीकी है या नहीं है। तो ये मॉडर्न फ़िलोसोफर्स ने इसमें मैं आगाज़ करूँगा। सर, परिंदा देखने के बारे में आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में सबने हाथ उठाया, तो आपने कहा कि मैंने परिंदा नहीं देखा। लेकिन कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि मैंने उर्दू में एक परिंदा लिखा और फिर उसको देखा, इसलिए मैंने हाथ उठाया क्योंकि मैंने परिंदा देखा। या कोई परिंदा नाम की मूवी देखी हो तो हाँ मैंने परिंदा देखी है, तो उसने हाथ उठाया। जी जी, लेकिन आपने उसको रद्द कर दिया कि नहीं, हाँ, मैंने तो परिंदा नहीं देखा। हाँ, मैंने इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि मैंने ट्रायंगल यहाँ से शुरू किया था। वरना अगर हम यहाँ से शुरू करें कि क्या ये ट्रायंगल है, तो बुनियादी तौर पर ट्रायंगल भी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक मेरा नहीं ख्याल कि वो जो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था उनकी मुराद परिंदा लफ्ज़ से थी। तो अगर आपकी लफ्ज़ परिंदा से मुराद थी तो फिर ठीक है, आपने देखा होगा, आपने बल्कि लिखा भी होगा। इसका मतलब आपने परिंदा बनाया भी है, सिर्फ देखा नहीं है। इसका तो ये, हाँ हाँ, और परिंदा खाने वाले भी यहाँ बहुत सारे लोग। तो ये तो चलें, दिलचस्प पहलू है। लेकिन ज़ाहिर है फ़लसफ़े में कोई सवाल जो है, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई सवाल भी गैर मुतल्लका नहीं होता, और बच्चे भी पीछे बैठे हैं। बच्चों के सवाल असल में सही फ़लसफ़ियों के सवाल होते हैं। हम बड़े जब हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें मसलन मैं कश्मीर हाईवे पे जा रहा था, बेटी मेरे साथ थी, तो मुझे कहती बाबा ये एरोज़ ऊपर क्यों लिखा हुआ है, एयरपोर्ट तो सामने है, ये ऊपर क्यों है? अब वो बोर्ड ज़ाहिर है इस तरह था, बोर्ड के ऊपर एरो सामने बना हुआ था। मैंने तो कभी गौर नहीं किया था कि ये ऊपर है, मैं तो हमेशा उसको सामने ही समझता रहा, क्योंकि लेकिन बच्चे होते हैं जो वो वहाँ से बात शुरू करते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही होती। फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा हाँ ये तो सही कह रही है। तो ऊपर से मुराद असल में आगे ही है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल पे वो डेप्थ जो है वो एरो की क्रिएट नहीं हो सकती। और फिर यहाँ आर्टिस्ट लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि डेप्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो उसके तरीके हैं आप उसको। लेकिन वो भी यहाँ मैं क्यूब अगर 2 डायमेंशनल पे ड्रॉ करूँगा तो वो क्यूब तो बहरहाल नहीं होगी, वो क्यूब का जी उसका आइकॉन होगा, हाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है।
तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपने परिंदे की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक फॉर्म देखी, परिंदे की ऑर्थोग्राफिक फॉर्म देखी। परिंदियत को कहाँ पे रखें? हाँ, नहीं, परिंदा बजाते खुद परिंदियत ही है, वो एब्स्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि कोई एक परिंदा नहीं है, हर परिंदों से हमने इकट्ठा करके परिंदियत जो उनमें थी, जिस एसेंस जो था वो निकाला। अब सवाल ये है कि क्या चीज़ों के अंदर एसेंस होती है या ये हमने उसमें से निकाली है। तो ये मैथमेटिक्स में अक्सर सवाल करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल रूल्स हैं जो हम निकालते हैं, तो क्या ये दुनिया में मौजूद हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कवर करते हैं। जैसे ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर की, तो ग्रेविटी तो पहले से मौजूद थी, तो उसने दो मादों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ था ग्रेविटी का, कशिश का, वो उसने दरियाफ्त किया या उसने इन्वेंट किया। तो क्या मैथ्स भी क्या इन्वेंट की जाती है, ईजाद की जाती है या दरियाफ्त की जाती है? ये एक सवाल है जिसकी तरफ हम आते हैं। आप इतनी देर में इसका जवाब सोच के रखें कि आपके ख्याल में मैथ्स जो है वो सर, जहाँ तक मैथ्स के डिस्कवरी और इन्वेंशन का ताल्लुक़ है, तो हम मैथ के उन चीज़ों को इन्वेंटेड कहेंगे जिनको हमने बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है तो हमने वो टूल बनाया ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। और बाकी चीज़ें जैसे पैथागोरियन थ्योरम, वो तो हमेशा से था, उस वक़्त ना डिस्कवर होता था, आज हम डिस्कवर कर लेते। तो वो चीज़ें डिस्कवरी में हैं और कुछ चीज़ें जो है इन्वेंटेड है। इन्वेंटेड वो हैं जिनको हम टूल्स कहेंगे। बहुत सारे और भी टूल्स हैं, मैंने एक डेरिवेटिव की एग्जांपल ली। तो वो जो लॉज हैं, दे आर कहीं भी वो ट्रू हैं तो वो डिस्कवर्ड हैं, ठीक है। और वो टूल्स हैं जो हमने इन्वेंट किए हैं ताकि उन डिस्कवरीज तक पहुंच सके। ठीक है, जैसे कैलकुलस एक टूल है, ठीक है, उससे बुनियाद बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो सारे टूल्स हैं। लेकिन मैं इस बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं अभी क्रॉस टॉक नहीं शुरू करना चाह रहा, लेकिन चूँकि ये बहुत रेलेवेंट है, ये डेरिवेशन, ठीक है, जी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, डेरिवेशन असल में आप डिराइव करते हैं। एक आप चीज़ मौजूद है तो जिसको आप डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, कि आपने देखा कि सूरज रोशनी नहीं, आज ये नहीं, आज सूरज हमने सुबह उठ के देखा कि जी ये मशरिक़ की तरफ था, अगली सुबह भी मशरिक़ की तरफ था, उससे अगली सुबह भी मशरिक़ की तरफ था। तो अगरचे रिलेटिव है, लेकिन इससे मैंने इंड्यूस किया, क्या इसको कहते हैं आप, इस्तकराई तरीका होता है ये, हाँ, इंडक्शन जो है। तो इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन एक मेरा तजर्बा है, रोज़ाना देखा और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि चूँकि रोज़ाना निकलता है तो ये एक शायद ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अगर हम ये कहते हैं कि या हम कहते हैं कि ऑल ह्यूमन मैन आर मॉर्टल, तमाम इंसान जो हैं वो फ़ना होने वाले हैं, ये भी हमारा तजर्बा है, हर आदमी हमने देखे बहुत सारे मरते हुए। तो फिर हम कहते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, हसीब इज़ मैन, सो हसीब इज़ ऑल्सो मॉर्टल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल लॉजिक है जिसमें हम पहले इंडक्शन और फिर उसके बाद डिडक्शन करते हैं। तो सवाल ये फ़िलासफ़र्स के पास था जिससे ये लैंग्वेज के में ये पहुँचे। तो एक गॉटलॉब फ्रेगर का मैंने ज़िक्र किया है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। जर्मन फ़िलासफ़र था और इसने एक बुक लिखी, फाउंडेशंस ऑफ अरिथमेटिक। मैं उसको मैथमेटिक्स तो नहीं कहूँगा, अरिथमेटिक, अगरचे वो उसने मेरा ख्याल बुक का नाम शायद मैथमेटिक्स है, मैं भूल रहा हूँ, यानी फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है शायद बुक का नाम। लेकिन इसका ख्याल ये था कि मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिक उसकी फाउंडेशन है, जो डिडक्शन और इन्फ्रेंसिंग ये उसकी फाउंडेशन है। जबकि जो बाकी साइंसेस हैं, मसलन आप कहते हैं कि लाइफ है, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी की फाउंडेशन आप कहेंगे ये शायद केमिकल रिएक्शंस में है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस शायद फिज़िकल इंटरेक्शंस हैं,
तो उसको हम रिड्यूस करके कहेंगे अच्छा ये फ़िज़िक्स उसकी बुनियाद है। और फिज़िक्स के जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्वार्क्स वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स वगैरह, उनको हम कहेंगे कि ये शायद बुनियाद हैं फ़िज़िकल वर्ल्ड की। तो मैथमेटिक्स इससे बड़ी मुख्तलिफ है। मैथमेटिक्स में हमें मानना पड़ता है ट्रू के तौर पर चीज़ों को, और हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये किसी फॉर्मल वर्ल्ड में ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो वो ये समझा जाता था। अरस्तू ने कहा नहीं, ये जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है नंबर, ठीक है। नंबर को अगर हम ले लें, नंबर से आगाज़ कर लें, तो अगर फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करते हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी है नंबर। लेकिन उसमें भी सवाल फिर ये उठता है कि मैं कहता हूँ अ डेक ऑफ कार्ड्स, तो एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? मैं 52 कार्ड्स भी कह सकता हूँ, मैं डेक ऑफ कार्ड भी कह सकता हूँ, जो कि एक है। तो ये एक जो है वो कार्ड्स की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये मेरे कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी थी कि मैंने उस फिज़िकल एंटिटी को मैं किस तरह कैटेगराइज कर रहा हूँ या ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो अगर उसको मैं एक समझता हूँ डेक को, तो फिर वो ज़ाहिर है नंबर 1 है। अगर मैं 52 कहता हूँ तो फिर मैं इंडिविजुअल कार्ड को का तस्वुर जहन में रख रहा हूँ। और ये चीज़ बड़ी पजलिंग थी। इसका मतलब ये है कि रियलिटी तो जो है सो है, उसको हर ज़ुबान अपने अंदाज में उसको डिवाइड कर रही होती है। तो लफ्ज़ असल में तो जैसे मैं सब्ज़ रंग कहता हूँ, तो अब सब्ज़ रंग उसकी आप फ़िज़िकल डेफिनेशन तो नहीं दे सकते कि जी इसकी वेवलेंथ लाइट की एग्जैक्ट इतने से इतने तक होगी। वो एक रफ सा आइडिया है। तो कुछ ज़ुबानों ने चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ और दी, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ थी। कुछ और ज़ुबानें थी, उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी। मसलन उर्दू में हम कहते हैं कि ये दीवार मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब ये कोई इसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उर्दू बोलने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि दीवार मुअन्नस है या मुज़क्कर है, दीवार होती है या दीवार होता है। अब ये कोई उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो ज़ुबान ने उस पर इम्पोज़ कर दी है, ठीक है। अगर आपने इस तरह इम्पोज़ कर दी है तो इसका मतलब है कि ज़ुबान से आप सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप सिर्फ ट्रूथ जानने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसको क्रिएट भी कर रहे हैं, या आप उसको कम अज़ कम डिफॉर्म कर रहे हैं रियलिटी को, अगर आप उसको क्रिएट नहीं कहना चाहते तो नीले रंग की ऐनक पहनी आपको तो हर चीज़ नीली नज़र आ रही, सब्ज़ पहनी तो हर चीज़ आपको सब्ज़ नज़र आना शुरू होगी। तो ज़ुबान क्या चीज़ों को सिर्फ माने तक इशारा करती है या चीज़ों को माने देती है, ये बुनियादी सवाल है। जी जी जी। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई ऐसी यूनिवर्स होती कि जिसमें सिर्फ एक डेक ऑफ कार्ड होता, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल था उस सूरत में कि हम उसको अ डेक ऑफ कार्ड कहते? फिर अब जैसे कि प्रॉपर्टी की बात है ना, तो प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 52 कार्ड्स हैं, तो वो तो मैं एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे तब गया कि जब मेरे पास 52 कार्ड्स डिफरेंट पड़े हुए थे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो सिर्फ एक ही कार्ड होता तो क्या मैं एक से फिर दूसरे पे जा पाता? फिर उसमें तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना। तो यहाँ अच्छा, पे ये मतलब बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन जवाब आपके सवाल में ही मौजूद है। जी। आप उस पे जा पा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, आप एक और कायनात पता नहीं है कि नहीं है, नहीं है ना जी, आपने उधर तक पहुंच गए आप जी, ज़ुबान के ज़रिए। तो ये भी एक ज़ुबान की बड़ी दिलचस्प प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ कैट, तो आप कहते हैं हाँ कैट, डेनोटेटिव मीनिंग है। कैट की बजाय अगर मैं ये चेयर कह लूँ या टेबल कह लूँ, तो चलें यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ नॉट अ कैट, तो क्या ये भी डेनोटेटिव है? हम आगे जाएंगे, विटगेनस्टाइन कहता है ये भी डेनोटेटिव है। वो आगे हम जाएंगे, वो कहता है कि इसमें कुछ चीज़ों को डिनोट करने के लिए हमने ऐसे लफ्ज़ बनाए हैं जो ऑपरेट करते हैं उन आइडियाज़ पे। मसलन कैट एक वर्ड है, नॉट अ कैट उसकी निगेशन है। तो निगेशन असल में जो ये तीसरी चीज़ है ना, रिलेशनशिप जो उनके दरमियान है,
एक वर्ल्ड है और एक वर्ड है। तो वर्ड में असल में जब मैं नॉट कैट कह रहा होता हूँ तो कैट तो आप एक चीज़ को डोनेट कर रही है, तो नॉट उस पर एक फंक्शन है, उसका ऑपरेशन है जिस पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो खैर वो आगे मैं चला गया हूँ क्योंकि सवाल आपका ये था। आपने मैथमेटिक्स के हवाले से बात की है कि मैथमेटिक्स को हम दरियाफ्त कर रहे हैं, मतलब फिलोसॉफिकली या इजाद कर रहे हैं। या इजाद कर रहे हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है जी जी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी जी उसकी एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। राइट ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैथमेटिकली हम देखते हैं कि इनकी दो साइडों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। जी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स तो एग्जिस्ट करती है पहले से, हम उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जी ठीक है। यानी बना नहीं रहे। ठीक है। ये हाँ, उसको मेरा आप ये कह आपसे सकते हैं कि क्वेश्चन। हाँ, 180 एंगल ही क्यों, आप उसको 280 एंगल भी बना सकते थे, वो आपने बनाया है। लेकिन ये आपने डिस्कवर किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जो भी उसका फार्मूला है। के स्क्वायर के बराबर है जी 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 एरिया उसका। जी जी जी। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये अभी तक दोनों व्यूज़ इसीलिए मौजूद हैं और मैंने भी उस पर अपनी हतमी राय नहीं दी, आप सवाल करके छोड़ दिया है कि क्या आप दरियाफ्त कर रहे हैं या आप उसको तख्लीक कर रहे हैं, वो पहले से हाँ इन्वेंट कर रहे हैं कि वो पहले से मौजूद नहीं है, आपने उस पर इम्पोज़ किया। अच्छा, लैंग्वेज आम तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पोज़ करती है। जैसे मैंने ये कहा कि अगर मैंने जुमला बोलना है दीवार, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब इसकी तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है। अरबी में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक फ़र्द गया, दो गए या दो से ज़्यादा गए। ठीक है। हम कहते हैं चले एक गया, एक से ज़ायद गया, चलो हमने दो कैटेगरीज रखी। तो हर ज़ुबान ने कैटेगरीज अलग अलग रखी हुई हैं, उसको ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, लिंग्विस्टिक कैटेगरीज हैं, वो हर ज़ुबान की अलग अलग हैं। चीनी ज़ुबान में जितने मर्ज़ी लोग जाएं, मर्द हो औरत हो, कल गई या मुस्तकबिल में गई, वो एक ही लफ्ज़ है। ठीक है। वर्ब एक ही है। आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये कितने लोगों की बात कर रहा है। उर्दू में इतनी वो बाज़ों का चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि 5 लड़कियां आइसक्रीम ख़रीदने गईं, यानी लड़कियां ही काफ़ी नहीं था, वो गईं भी आपको प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बड़ी अहम मालूमात हैं यहाँ पर कि लड़के नहीं गए, लड़कियाँ गई हैं। तो इस अहमियत, हर ज़ुबान की अपनी अहमियत है और उस अहमियत की वजह से हम जो सोच रहे होते हैं, हम भी, हमारी प्रायोरिटीज़ भी वहाँ से डिराइव हो रही होती हैं। तो बहरहाल मैथ्स की मैंने क्यों बात की? मैथ्स इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर डेनोटेशन में रहना चाहते हैं। इनमें हम अगर पढ़ गए तो ये एक दिन में बात मुकम्मल ही नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर आप कहें कि डेनोटेटिव मीनिंग, इवन उनमें भी वो होती हैं चीज़ें कि जिसको हम डिनोट एक्चुअली कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो चीज़ क्या है, वो फिज़िकल वर्ल्ड में है, मेंटल वर्ल्ड में है या प्लेटोनिक वर्ल्ड में है। तो एक तो ग्रुप है जो कहता है प्लेटोनिक वर्ल्ड में है, जैसे आइडिया है, सुकरात है, प्लेटो है। ठीक है। सोक्रेटीज़ और प्लेटो, इन दोनों ने तो कहा कि जी ये प्लेटोनिक वर्ल्ड जो हैं और ये पहले आती हैं। ठीक है। एक ने कहा नहीं नहीं मेंटल वर्ल्ड है। आपने हुसल का नाम सुना होगा, फिनोमेनोलॉजी। उसने कहा कि जी ये चीज़ें जो बाहर हैं ना, इनको हम प्रोसेस कर ही नहीं सकते, तो हमने इनकी पहले मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो हमने ये कहना है कि यार ये वाटर, एक पानी है ना, तो पानी के लिए हमने वाटर का लफ्ज़, या अगर अपने केमिस्ट्री में कहना है तो आप H2O, यानी पहले उसको आप एक लेबल देंगे, तो वो हमारा एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल रियलिटी है। आप एक्सटर्नल रियलिटी को डायरेक्टली तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, हाथ से तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रोसेसिंग है उसके लिए नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसकी कोई आवाज़, कोई लफ्ज़, कोई तस्वीर, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन रखनी पड़ेगी और फिर उन रिप्रेजेंटेशन को आपस में आप, उनका जो ताल्लुक़ है। तो अक्सर का ख्याल ये था कि ये जो हमारी मेंटल वर्ल्ड है उनको डिनोट कर रहा होता है। लेकिन मेंटल वर्ल्ड चूँकि वो भी हाथ आने वाली नहीं है माना की तरह, तो उस तक पहुंचने के लिए फिर दूसरा ये कि मेंटल
वो खुद फिज़िकल वर्ल्ड से बनी है, यानी न्यूरॉन्स हैं, एक मादा है आपका जिस्म में, और उन्हीं से ही आपका जो है वो दिमाग बना। तो दिमाग असल में तो फंक्शन उसका, यानी माइंड जो है वो तो असल में फंक्शन है ब्रेन का ही। तो क्या बुनियादी चीज़, और ये चीज़ आगे फिर एग्जिस्टेंस पे भी ले जाती है। मैं सिर्फ मुख्तसर सा, वो जो सार्थर का आपने सुना होगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो उसने अपना जो जिस्मानी वजूद था उसको साबित किया अपने सोच से कि मैं चूँकि सोचता हूँ, और सोचने के लिए कोई अमल करने वाला चाहिए, ये सोचना एक अमल है, अमल करने वाला चाहिए, इसका मतलब है कि मैं हूँ। ठीक है। या इसी तरह वो जमाल एहसानी का बड़ा प्यारा शेर है, मैंने साइंस मिटवा दिया तो मैं पढ़ सकता हूँ। होने की गवाही को मेरी खाक बहुत है, या कुछ भी नहीं होने का इदराक बहुत है। तो एक तो मट्टी है जो गवाही देती है कि मैं हूँ, मट्टी से मुराद अब मेटाफोरिकल मीनिंग है, ये मट्टी से मुराद ये जो फिज़िकल चीज़ है वो है। तो ये तो गवाही दे रही है कि मैं हूँ। लेकिन कहता है कि अगर ये ना भी हो तो ये जो इदराक है ना, मुझे होने का जो तसव्वुर है कि मैं हूँ, ये जो मेरा शऊर है जो मुझे बताता है, वही काफ़ी है। और शायद उसने भी ये उठाया। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज और माना आजकल इसको अलग करना किसी भी फ़िलोसॉफ़िकल जो बुनियादी क्वेश्चन है उससे तकरीबन नामुमकिन हो गया। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ ये तो एग्जिस्टेंशलिज्म है, बीइंग एंड एग्जिस्टिंग, ये एक अलग फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, लेकिन ज़ुबान के बगैर आप इसको स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी एक फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, मैं अब उसकी तरफ आऊँगा कि नॉलेज है क्या, इल्म है क्या, इल्म की हदबंदी क्या है, और इल्म क्या हासिल करने के ज़राए क्या हैं। क्या वही के ज़रिए इल्म हासिल किया जा सकता है, क्या हवास के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है, क्या अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है, क्या तजर्बे के से हम एम्पिरिकल एविडेंस से हम इल्म हासिल करते हैं, और इनमें से कौन सा ज़्यादा साउंड है। इसी तरह जो मैं जानता हूँ क्या वो दुरुस्त है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो ट्रूथ कंडीशन, इसको जानने के लिए भी आप, क्योंकि आप उसको एक्सेस तो हमेशा ज़ुबान के ज़रिए करेंगे, तो आपको फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज दरकार है। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज, वो फ़िलासफ़ी ऑफ मीनिंग है। और मीनिंग में भी हमने अभी सिर्फ अपने आप को इसमें रिस्ट्रिक्ट रखा है, उसके बावजूद जो डिनोट करता है क्या वो ही काफ़ी है या नहीं। तो मैं इस पे एक जर्मन फ़िलासफ़र है, मायनोंग उसका नाम था, और उसने कहा कि जी हर एक तो वर्ड होता है और एक कंटेंट होता है, उसके पीछे लफ्ज़ जिसको डिनोट कर रहा होता है वो एक आइडिया कह लें या एक कंटेंट कह लें। लेकिन ये जो गॉटलोब फ्रेगर है, इसने कहा नहीं, दो लेयर्स होती हैं, डायरेक्ट लफ्ज़ और माना नहीं होता, बल्कि इन दोनों, इसमें दो लेयर्स हैं। एक को उसने कहा सेंस और एक को कहा रेफरेंस। जिस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं, ये सिग्निफाइड बाद में कहा गया, जो चीज़ है वो रेफरेंस है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ की सिर्फ सेंस होती है, रेफरेंस होता ही नहीं है। मसलन उसने जो मिसाल दी, द किंग ऑफ प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, तो किंग ऑफ इंग्लैंड तो हुआ करता था, ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस चूँकि वो रिपब्लिक थी तो उनका किंग नहीं होता था। तो उसने कहा था, जब मैं ये कहता हूँ द किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट्स और द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, तो क्या ये जुमला दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, फ्रांस का बादशाह गंजा है, क्या ये जुमला दुरुस्त है या गलत है। अब फ्रांस का तो बादशाह होता ही नहीं है, तो एक चीज़ जो होती ही नहीं है वो गंजा होना ना होना क्या माने रखता है, लेकिन ये जुमले से हमें कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा कि एक बादशाह दूसरी दुनियाओं के जगहों के तो होते हैं, तो एक सेंस तो है, रेफरेंस नहीं है कि मैं किस को रेफ़र कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैं नहीं ले सकता,
कि एक्चुअल फिज़िकल कोई वो हो, लेकिन उसका एक सेंस तो है। तो आप सेंस से ये एक लेयर उसमें उसने ऐड कर दी। इसके बाद बर्टन रसल आता है, और बर्टन रसल का एक ये पूरा आर्टिकल मैंने डाउनलोड भी किया, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में तैयार नहीं कर सका, वरना मैं ये लिंक देता आपको। तो इसने एक 1905 में ऑन डिनोटिंग के नाम से एक आर्टिकल लिखा, ये एक सदी पहले का, ऑन डिनोटिंग, ये जो मैं डेनोटेशन की बात कर रहा हूँ। और ये एक सिंगल पेपर है, ये 1905 में बड़े बड़े अहम काम हुए थे। एक तो आइंस्टाइन ने किया था, पता ही है जिन लोगों को जो फिज़िक्स में, तो बिल्कुल हाँ, तकसीम बंगाल हुई थी। अगर हिस्ट्री में आपने लेना है तो फ़िलासफ़ी में सब उतना ही अहम काम इस एक सिंगल आर्टिकल ने किया था, जिसमें इसने कहा कि ये फ्रेगा और क्या जो तसव्वुर है ये दुरुस्त नहीं है। और उसने एक थ्योरी पेश की, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस। चीज़ों का मानना क्या होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम पढ़ाते वक्त हम क्या करते हैं, टीचर से कोई पूछता है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो मैं उसको और लफ्ज़ों में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ चेयर, तो मैं कहूँगा चेयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑन विच वी सिट, और मज़ीद भी कुछ उसके वो बता सकता हूँ मैं कोई। तो ये थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन उसने जो पेश की। लेकिन रसल का और फ्रेगर का इनका ये ख्याल था कि ये चूँकि मैथमेटिक्स पे भी काम करते थे, ये दोनों फ़िलासफ़र भी हैं और मैथमेटिक्स पे भी इनका बड़ा वैल्यूएबल काम है। तो ये चाहते थे कि जो लैंग्वेज में ये जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ इम्पोज की जाती हैं, इनको भी निकाला जाए। ठीक है, ये चलें सिर्फ ये कॉलोकेशन और कॉनोटेशन को ना निकाला जाए, बाकी चीज़ों को भी निकाल के सिर्फ एक लफ्ज़ का एक ही माना हो। ठीक है, तो उसने रसल ने फ्रेगर पे एक सवाल किया उससे, उसको कहते हैं रसल्स पैराडॉक्स। ठीक है, आपने यकीनन सुन रखा होगा, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उन्होंने यकीन। और फ्रेगा बेचारा उसके बाद उसका सेकंड वॉल्यूम आने वाला था, वो 20 साल का उसका काम था, तो वो परेशान हो गया, क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब है कि उसने जो एक थ्योरी डेवलप की थी वो उसमें कंट्राडिक्शन आ गया। अब वो जिस पे बुनियाद खड़ी कर रहा था मैथमेटिक्स की लॉजिक पे, उसकी लॉजिकल इन्फ्रेंस में ही मसला आ गया। और मसला क्या था, उसको हम कहते हैं पजल ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मसला अगर मैं ये कहूँ, दोबारा यही मैं लिख देता हूँ, किंग ऑफ फ्रांस, द किंग ऑफ फ्रांस इज बॉल्ड। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन है द किंग ऑफ फ्रांस, जिसको हम आम तौर पर रसल ने इसको डिनोटिंग फ्रेज़ कहा, लेकिन जो अंग्रेज़ी के असातिज़ा यहाँ बैठे हैं हम इसको नाउन फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, कोई एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो रसल ने एक बाकायदा लॉजिक की लैंग्वेज नोटेशन, वो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ज़रिए ये बताया कि द किंग ऑफ फ्रांस की जगह अगर फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ़र्ज़ करें होता, तो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन? आरिफ अलवी। ठीक है, अब क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, सब्सटीट्यूट कर दूं, और मैं ये कहूं कि अब यहाँ पे बॉल्ड की बजाय मैं बूढ़ा कह लेता हूँ, ठीक है, कि आरिफ अलवी बूढ़ा है और पाकिस्तान का सदर बूढ़ा है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? असल में उसका डेनोटेटिव या रेफरेंस तो सेम है। जो करंट, अगर मैं उसके साथ ऐड कर दूं और कहूं कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो रेफरेंट एक ही है। ठीक है, जो उसका प्रॉपर नेम है वो भी वही है, और ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है ये भी वही है। लेकिन अगर इसके लिए जो उसने मिसाल दी वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ज़्यादा वो तो कोई उनके अपने किंग के बारे में था, जॉर्ज द फोर्थ था मेरा ख्याल है, फोर्थ था। जॉर्ज द फोर्थ विश्ड टू नो वेदर स्कॉट वाज द ऑथर ऑफ वेवरले।
अब मेरा ख्याल है मैं लिख दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जगह जॉर्ज द फोर्थ विश्ड टू नो whether Scott was the author of Waverley। क्या स्पेलिंग है यार? WAVER। चलें, स्पेलिंग से भी हमें इतना नहीं है। दी ऑथर, ये उसका एक नावल है और ये उसका नाम है सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन होगी और ये उसका प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है, दोनों एक ही को रेफ़र करते हैं। तो रसल ने कहा इसका तो मतलब ये है कि जॉर्ज द फोर्थ विश टू नो वेदर स्कॉट वाज स्कॉट। तो ये इसको टोटोलॉजी कहते हैं फ़िलासफ़ी की ज़ुबान में। इसमें तो कोई चीज़ ये क्या जॉर्ज द फोर्थ भी पागल था कि उसको नहीं पता स्कॉट ही है? तो ये तो कोई भी नहीं पूछता। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, आप उसको अगर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो रसल का जो पैराडॉक्स था वो चूँकि जो मैथ्स वाले हैं उनके तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका जो ईजियर वर्जन है वो बार्बर्स पैराडॉक्स के नाम से हमने सुन रखा है कि एक गांव है, उसमें एक ही हजाम है और उस हजाम का काम ये है कि वो उन आदमियों की शेव बनाए जो अपनी शेव खुद नहीं बनाते। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर वो अपनी शेव खुद बनाता है तो उसको नहीं बनानी चाहिए। बल्कि सवाल उसका ये है कि क्या वो अपनी शेव खुद बनाता है। अब इसका अगर आप जवाब देते हैं कि हाँ वो हजाम अपनी शेव खुद बनाता है तो उसको नहीं बनानी चाहिए, अगर नहीं बनाता तो उसको बनानी चाहिए क्योंकि शर्त हमने ये रखी है। तो ये बार्बर्स पैराडॉक्स है। रसल पैराडॉक्स जो था वो कुछ ये था, मैं थोड़ा सा जी वो सेट के हवाले से था, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेगा का ख्याल ये था कि डायरेक्ट हम उस पर जाने की बजाय हमें उसने दो लफ्ज़ बोले, एक थॉट और एक एक्सटेंशन। ठीक है, पहले तो उसने आइडिया और थॉट को अलग किया। मैं फ्रेगा की बात कर रहा हूँ, ज़रा इसमें फोकस चाहिए मुझे खुद भी और आप लोगों को भी। फ्रेगा ने पहले तो कहा कि आइडिया तो हर बंदे का मुख्तलिफ हो सकता है, ये मेंटल वर्ल्ड में है। आपका ब्लू का कलर आइडिया डिफरेंट है, इसके ब्लू का आइडिया डिफरेंट है, लेकिन थॉट वो है जो सम हाउ उसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन जो एसेंस, जो उसकी एसेंस या जो समझ लें आप, वो एक थॉट है। और हर थॉट की वो कहता है एक्सटेंशन होती है। मसलन अगर रेड थॉट है, ठीक है, तो जितनी भी रेड चीज़ें हैं दुनिया में उनका एक सेट हो सकता है, वो उसकी एक्सटेंशन है। तो सो इट्स अ सेट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर रेड इन कलर दैट शेयर दैट प्रॉपर्टी, तो वो उसकी एक्सटेंशन है। तो फ्रेगा ने ये कहा कि ये जो आइडेंटिटी वाला है ना, वो असल में एक थॉट है, उसी की एक्सटेंशन है, लेकिन थॉट सेम है, थॉट वही है, उसी की एक्सटेंशन है। लेकिन रसल का जो पैराडॉक्स था उसमें ये था कि क्या एक कोई ऐसा सेट हो सकता है कि जिसके सेल्फ एग्जैक्ट पैराडॉक्स में कहीं जी सेट ऑफ ऑल द सेट्स दैट contains itself, that does not contain itself, the set of all sets that does not contain itself। आप इसको अगर इमेजिन करें तो फिर उसका सवाल ये था कि कंसीडर द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ। तो सवाल उसका ये था कि डज इट बिलोंग टू दैट सेट। अब इसमें एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है कि अगर आप कहते हैं कि इट्स अगर आप उसको शामिल करते हैं तो वो उसका पार्ट नहीं रहता, और अगर आप उसको
शामिल नहीं करते तो फिर आप उसको शर्त है कि आप उसको उसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि डेफिनेशन में ये तो ये हाँ। अब आप द वे यू आर डिफाइनिंग इट एक्चुअली फ़लसफ़े में एक तो तरीका ये है कि आप उसको डिफ़ाइन ही गलत कर रहे हैं ये लेकिन इसने एक लॉजिकल तरीका उसका निकाला, उसके लिए लॉजिकल नोटेशन थी। इसने कहा कि ये जो सिंपल हम कहते हैं ना कि एफ इज़ एन एफ इज़ जी, इसको असल में हमें और तरह से लिखना चाहिए। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेट्स से ये कोई एक चीज़ है, ये कोई दूसरी चीज़ है, एन एफ एस जी। तो इसको हमें लिखना चाहिए समथिंग इज़ बोथ ई एफ एंड जी, ये इससे मुराद है। और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन मुझे बहरहाल लिखनी ही पड़ रही है। ई इज़ एन एक्स सच दैट ई इज़ समथिंग, एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, समथिंग दैट इट इज़ बोथ एफ एंड, ये एंड का सिंबल है, और इट इज़ जी, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इससे मुराद ये है कि देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स सच दैट एक्स इज़ एफ एंड एक्स इज़ जी। कहना क्या चाह रहा है कि बेसिकली ये एक क्लेम नहीं है, एक प्रोपोजिशन नहीं है, दो क्लेम हैं। पहला क्लेम तो ये है कि देयर इज़ एन एक्स, ठीक है, और फिर एक्स जो है वो एफ है, बल्कि ये तीन क्लेम है। तो पहला तो ये कि एक्स है एक एंटिटी, समथिंग इज़ एक्स। दूसरा है कि एक्स जो है वो एफ है और एक्स जी भी है। तो ये तीन क्लेम्स हैं, बेसिकली एक क्लेम नहीं है। तो ये कि अगर इस पे आप इसको अप्लाई करें तो उसका ये कहना है कि देयर इज़ समथिंग सच दैट it is the king of France and it is also bald। तो इससे दो तीन फ़िलासफ़ी के मसले हल होते थे। एक तो ये कि अगर किसी चीज़ की निगेशन हो, जो ट्रू नहीं होता उसका उलट फॉल्स है, तो अगर इस जुमले में मैं बॉल्ड की बजाय नॉट बॉल्ड कर दूं तो क्या ये जुमला अब दुरुस्त है? द किंग ऑफ फ्रांस इज़ नॉट बॉल्ड कर दूं, ये उसकी निगेशन है, बॉल्ड का उलट है, ठीक है। किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, ये ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि द किंग ऑफ फ्रांस ही नहीं है ना। तो अगर आप कहेंगे द किंग ऑफ फ्रांस इज़ नॉट बॉल्ड तो ये भी नहीं है। तो एक तो जवाब इसका ये हो सकता है कि जी ये ना ट्रू है ना फॉल्स है। तो हर जुमला ऐसा होता ही नहीं है कि जिसका आप ट्रूथ कंडीशन उस पे ऊपर आप वो लगाएं। लेकिन रसल का ख्याल ये था कि यहाँ पर दो अलग दावे किए गए, तो उनको अलग अलग देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से सेंटेंस मीनिंग इम्पॉर्टेंट हुआ। उसने ये कहा कि ये जो मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ नॉट डिटर्मिन्ड until it constitutes the meaning of a sentence। यानी जब तक वो जुमले का जो माना होगा उनके मानों में उसका कंट्रीब्यूशन होगा हर लफ्ज़ का, उससे पहले वो डिटर्मिन्ड नहीं होगा। और ये इसकी तौसीक विटगनस्टाइन ने भी की। विटगनस्टाइन ने कहा कि बेसिकली विटगनस्टाइन ने दो बड़ी अहम किताबें लिखी, एक ये ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, और इसमें जो उसने थ्योरी पेश की वो और थी, और आखिर में जाके उसने एक और किताब लिखी जिसमें उसने अपनी थ्योरी को रिवाइज़ किया। शुरू में तो ये कह रहा था कि डेनोटेशन जो है वो असल में पिक्चर की तरह ही है, तस्वीर की तरह है। लेकिन मैं उस पर बात अब नहीं करूँगा। जो लेटेस्ट उसने 1952 में उसके मरने के बाद जो किताब छपी उसमें उसने कहा कि लैंग्वेज इज़ बेसिकली नॉट मीनिंग जो है वो पिक्चर नहीं है, बल्कि मीनिंग क्या है, वो टूल है। यानी ज़ुबान का माना किस से डिटर्मिन होगा? ज़ुबान के इस्तेमाल से, ठीक है। तो वैसे माना उसका कोई नहीं है, आप ज़ुबान को किस तरह, लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं उससे माना डिटर्मिन होगा। और उसको समझाने के लिए उसने एक तो कहा कि जी कोई एसेंस कोई नहीं होती, उसके लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फैमिली रिजेम्बलेंस। तो अगर एक ही ख़ानदान के दो अफराद हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि दोनों की नाक एक जैसी है या आँख एक जैसी है,
बल्कि वो मिक्सड अप फीचर्स हैं, उसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह एसेंस निकालना बड़ा मुश्किल है, और ज़ाहिर है जो अदालतें हैं वो यही काम कर रही होती हैं कि एक बड़ा क्लियर लॉ लिखा होता है लेकिन फिर भी उनको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ रही होती है। तो उसकी वजह यह है कि उसका कोई एग्जैक्ट एसेंस निकालना की मशीन हमारे पास मौजूद ही नहीं है। दूसरा उसने जो आइडिया दिया यूज़ वाला कि लैंग्वेज इज़ वर्ड, मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स यूज़, ठीक है, उसके लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तिलाह इस्तेमाल की लैंग्वेज गेम्स की, ठीक है। और लैंग्वेज गेम्स का मतलब ये है कि अगर कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं कहता हूँ कि क्या नाम है यार हमारे क्रिकेटर्स के, बाबर आजम ने 50 रन्स बनाए हैं, तो इसका क्या मतलब है? 2 लकीरें कहीं खींची हुई हैं क्रीज़ में, तो वो उन 2 लकीरों के दरमियान जितनी दफ़ा वो दौड़ा है वो रन्स हैं, लेकिन क्या रन्स का क्या मतलब है? इससे क्या करेगा? मेरे अब्बा जी पूछा करते हैं इस रन्स को इसने क्या करना है? ठीक है उसने 5000 रन्स बनाए, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब वो मतलब आउटसाइड क्रिकेट उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो मतलब उसका गेम्स के जो वो रूल्स होंगे उन्हीं रूल्स के अंदर रह के ही वो डिटरमिन होगा। एक वो लतीफ़ा आपने भी सुना होगा कि एक फ़ुटबॉल मैच में तालियां बजती हैं तो एक बंदा दूसरे से पूछता है ये आपने क्यों बजाई हैं? तो उसने कहा कि ये उसने गोल किया है। तो कहता है कि क्या मतलब, क्या गोल किया है? ये बॉल तो पहले ही गोल है, ठीक है। अब जिसको फुटबॉल का बिल्कुल नहीं पता वो उसको और सेंस में ला रहा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो गेम ऑफ फुटबॉल के अंदर रह के उसका मतलब नहीं ले रहा, वो कहीं और मतलब ले रहा था। अब ये नुक्ता अहम तो है, लेकिन इसको वो एक वियाना सर्कल था जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो कहते थे कि जी असल ट्रूथ जो है वो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, जब तक आप उसको रिड्यूस उसमें नहीं करते उसके अलावा ट्रूथ कंडीशंस वो नहीं होती। ये ज़ुबान के इस्तेमाल से असल में आप मेटाफिज़िक्स को भी लेके आ सकते हैं, आप एथिक्स को भी लेके आ सकते हैं, आप एस्थेटिक्स को भी लेके आ सकते हैं। तो आप कहेंगे ये ज़ुबान का एस्थेटिक इस्तेमाल है, तो ये रिलीजियस डिस्कोर्स में इसका ये माना होगा। आप वैसे कहें कि जी फरिश्ते होते हैं या नहीं होते, ठीक है, फ़िलसफ़ी कहता रहे, लेकिन रिलीजियस डिस्कोर्स में एक पूरा हर एक का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ मौजूद है, ठीक है, और उसमें उसका माना वो बनता है। इसको आगे लेके चलिए। अब मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल 2 और जो लिंग्विस्ट भी हैं और फ़िलोसोफ़र भी हैं, एक ऑस्टन और एक सर्ल के नाम से, इन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम है द स्पीच एक्ट थ्योरी। अब बीच में मैं आर्ट्रेंस का लफ्ज़ निकाल दिया था। स्पीच एक्ट से मुराद उनकी ये थी, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बातें ही करते रहोगे या कोई काम भी करोगे, तो हम समझते हैं कि एक्शन और चीज़ होती है और स्पीच कोई और चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, स्पीच तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक्शन है, इससे तो आप असल में बहुत सारे समाजी फंक्शंस हैं वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। मसलन आई हियर बाय डिक्लेयर द स्पोर्ट्स ओपन, ठीक है, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब जज कहता है कि नॉट गिल्टी, तो ये कोई सिर्फ लफ्ज़ नहीं बोल रहा, वो उसके बाद उससे पूछें वो जो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है उस पर क्या असर पड़ा, तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। आप कहते हैं कि आई हियर बाय नेम दिस शिप एज, ठीक है, या आई प्रोनाउंस, नहीं यार डेथ नहीं, मैं तो मैं हस्बैंड एंड वाइफ कहने लगा था। मतलब जब पादरी जो है वो अनाउंस करता है हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसके बाद वो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। तो आप तो चीज़ों को सिर्फ वो एक्शन है, आप उसको परफॉर्म करके आप चीज़ें काम आप कर रहे हैं, आप खाली बातें तो नहीं कर रहे, ठीक है। इधर हम लोग आए हैं तो ये खाली बातें नहीं है, ये अगर खाली बातें होती तो मुझे गवर्नमेंट इतना पे ना करती। हम सारे यहाँ जो असातिज़ा बैठे हैं, ये सिर्फ अगर बातें होती तो फिर हमारी लाख लाख 2-2 लाख तनख्वाहें ना होती, गवर्नमेंट उसको पे करती है क्योंकि वी परफॉर्म
actions and they are pun intended, they are meaningful actions उनके ख्याल में। अगरचे बाज़ असातिज़ा के ख्याल में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हम मीनिंगफुल काम कर रहे हों। तो स्पीच एक्ट थ्योरी में जब उन्होंने देखा कि जी ये कुछ इस तरह की सेंटेंसेस हैं, अटरेंसेस हैं जिनका ताल्लुक ट्रूथ से है ही नहीं, ना उनका ताल्लुक रियल लाइफ से होना ज़रूरी है, बल्कि आप एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा अहम है, ठीक है। और इसमें एक मैं जिसको अभी तक मैंने नहीं छेड़ा, मैंने बात सिर्फ की थी लैंग्वेज की बात करते वक्त मैंने कहा कि लफ्ज़ का माना होता है, जुमले का माना होता है, और अब मैंने कहा कि स्पीच का या अटरेंस का माना होता है। लेकिन एक बुनियादी माना जिसको हम हमेशा से समझते आए हैं वो स्पीकर मीनिंग है। तो अगर मुझे समझ नहीं आई मैं कहूँगा कि यार व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यानी आपकी मुराद क्या है, आपका मुद्दा क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तसव्वुर करना पड़ता है कि आपकी कोई फ्री विल है और आपका कोई इंटेंशन होता है और फिर आप वो इंटेंशन को परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। इसलिए ये स्पीच एक्ट थ्योरी जो लेटेस्ट थ्योरी है वो अभी तक फ़लसफ़े में उसको बहुत ज़्यादा वो शकूक व शुबहात से देखा जाता है। अभी तक उसको वो कबूल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें स्पीकर मीनिंग आ जाता है, और स्पीकर मीनिंग में फिर यह है कि आपको एक एजेंट चाहिए जिसके जहन में ख़्याल पैदा हुआ। अगर एजेंट है तो फिर वो फ्री एजेंट होगा, पहले तो वो कॉन्शियस एजेंट होगा, शऊर रखता होगा, और फिर वो उसको कोई विल होगी, उसका कोई इरादा होगा, तो फिर वो फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये एक जर्नल मैंने कोशिश की है कि यकीन करें बड़े बखेड़े थे, मैंने कोशिश की है कि सादा तरीन आसान तरीन अल्फाज में इसको बयान करूं। पता नहीं किस हद तक मैं कामयाब हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि माने के मुख्तलिफ़ जो रूप हैं वो आपको दिखा के, तो एक आपके जहन में जो इम्प्रेशन बनता है उससे आप खुद ही समझने की कोशिश करें कि माने का क्या माना है, ठीक है। ये ऐसी जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है तो उसमें स्ट्रोक्स हैं, कलर्स हैं, और बाद में एक पेंटिंग बन गई, और पेंटिंग का कोई ना कोई माना होता है। तो इसी तरह का तो ये जी जी गुफ्तगू अभी शुरू हुई गई, अभी तक जो मोनोलॉग चल रहा था सर, मैं अकेला ही बोल रहा था। मेरा एक दोबारा आप क्वेश्चन है, जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा समझ में आया। व्हाट डज द मीनिंग मीन। अब फिलोसॉफिकल अप्रोच थी आपकी सारी, बड़ी अच्छी अप्रोच से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा क्वेश्चन आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जैसे वो लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया, क्या हमारी जो आजकल चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट्स में वहाँ तक पहुँचने वाली है कि इंसान को वो पास कर जाएगी? तो ये तो एक एक सेंटेंस में क्या एक मीनिंग अंडरस्टैंड इंसान नहीं कर पा रहा। आपने बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया कि लॉजिकल थिंकिंग है, एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो सारा तो इंसान का ब्रेन ही कर रहा है, वो सारी चीज़ें डिराइव वो कर रहा है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि इवन जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंसान ही उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है बैक एंड पे। जी 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 जी। तो क्या वो ये चीज़ अचीव, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है वो तो वहाँ तक पहुँच ही अच्छा, नहीं इसका पाएगी। जवाब एक बड़ा दिलचस्प है। वो जवाब ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीइंग बना लेते हैं और वो कर रहा है, अब हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये जो कुछ भी वो काम कर रहा है क्या वो उसके लिए मीनिंगफुल है या नहीं है। उसके लिए हमें बहरहाल हम ही चाहिए होंगे जो उसमें से कोई मीनिंग निकालेंगे। यानी वो बात मैं वहाँ पे ही लेके जाऊँगा कि जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि हम वी आर मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स। तो हम उसके मीनिंग के बगैर खला में रह नहीं सकते। माना उसका नहीं भी होगा तो हम उसमें से कोई ना कोई माना निकालेंगे। तो उनके लिए माना एक सर हम उसे ऑर्डर देंगे, जी जी ऑर्डर, तो वो इस मीन का मतलब क्या निकालेगा? जी हमारे तो एक्सप्रेशन और वो चीज़ें काउंट करती हैं, हमारी वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। क्या
वो उसका मतलब क्या निकाला कि क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट? जी। तो इसका मतलब है कि वो तो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसके लिए ना सवाल दो हैं कि वो अंडरस्टैंड कर पाएगा में दो चीज़ें हैं कि क्या उसकी फ्री विल है, क्या उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो अलग सवाल है। लेकिन रोबोट्स नज़में भी लिख रहे हैं, रोबोट्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। और वो आर्टिकल्स अगर आप एडिटर को भेजें, कुछ एडिटर्स बैठे हैं, बुरा ना मानिएगा, एडिटर्स को भेजें और उसमें किसी बंदे का नाम लिख के भेज दें और वो छाप देंगे, क्योंकि वो जो जुमलों का माना है वो अच्छा खासा उसका माना हम निकाल पा रहे होते हैं और वो छप जाएगा। बाद में आप बताएं कि ये, बल्कि ये तजर्बा किया भी है, हुआ भी है ऐसा कि एक रोबोट ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल उसने कैसे लिखा, अल्फाज पहले से मौजूद थे, उनको उसने बदल के ये कुछ रूल्स हमने उसको बताए कि ये कैसे मीनिंग्स जनरेट होते हैं, उससे उसने नॉवल अटरेंसेस, न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करके उसने एक बहुत बामाना किस्म का जुमला नहीं, आर्टिकल पूरा लिख दिया। और उस आर्टिकल में इवन उसकी सेल्फ अवेयरनेस के जैसे वो अपने आप से आगाह भी है, वो भी उसमें नज़र आती है। वो मेरे पास सॉरी है नहीं, वरना मैं लिंक शेयर करता आपके साथ, वो दिलचस्प है पढ़ने वाला। लेकिन उसको पढ़ के आपको ये यकीन नहीं आता कि ये किसी मशीन ने लिखा है या कंप्यूटर ने लिखा है। अब क्या वो उसको खुद भी उसके माने को समझता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जब तक हम मौजूद हैं हम उसमें से कोई ना कोई माना निकाल ही लेंगे। जी जी, ऐसा वो ले लें। Thank you, अब बच्चे sir, का सवाल। for a great session. And sir, my question is like the statement you told, the king of France is bald or not bald. If we can imagine it, if then the statement is correct or not. जी, यही सवाल है ना कि अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में उसका होना तो ज़रूरी नहीं है ना। हैरी पॉटर रियल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन बच्चे देखते हैं हैरी पॉटर, ठीक है। फ्रोडो रियल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन आप फ्रोडो एक कैरेक्टर है, तो फ्रोडो कौन है उसकी डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, ठीक है, या हैरी पॉटर की हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है वो अपनी एक दुनिया बहरहाल तख्लीक करता है, उसको आप आइडियल प्लेटोनिक वर्ल्ड कहें या मेंटल वर्ल्ड कहें, और उसमें वो चीज़ अगर मौजूद है, अब फ़लसफ़े में उसको दो वो कहते थे, एक तो एग्जिस्टेंस है जो फिज़िकल है, दूसरे को कहते थे सबसिस्टेंस, कि इट सबसिस्ट्स। यानी आप ये कह लें कि एक एग्जिस्टेंस है और दूसरा लफ्ज़ उसके लिए बीइंग का भी यूज़ होते थे, एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, कि जो चीज़ें हम सोच सकते हैं उनका वजूद है, कम अज़ कम हमारे मेंटल वर्ल्ड में है, कम अज़ कम हमारे आइडियल वर्ल्ड में है। अब अगर है तो हम उसके बारे में बात भी कर सकते हैं, और वो बात बामाना होगी उसी डिस्कोर्स के अंदर रहते हुए, उसके माना जो होंगे। तो लेकिन एब्सोल्यूट माना उसके निकालने कि जी वो आप रिड्यूस कर करके उसकी फाउंडेशन पे कहें कि जैसे मैं कह रहा था कि बायोलॉजी का माना केमिस्ट्री में निकाला जा सकता है, केमिस्ट्री का फ़िज़िक्स में, और फिज़िक्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स में, उस सेंस में माना निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको सोच सकते हैं हाइपोथेसिस के कोई और स्टार, तो आप एक नया माना तख्लीक कर सकते हैं। जो इसमें फ्रेगर की एक मिसाल उसने दी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, द इवनिंग स्टार, द मॉर्निंग स्टार। तो शाम को एक सबसे रोशन सितारा जो नज़र आता था उसको नाम इवनिंग स्टार था, और जो सबसे रोशन सितारा सुबह के वक्त नज़र आता था उसका नाम द मॉर्निंग स्टार था। बाद में पता चला कि ये तो स्टार ही नहीं है, और इवनिंग मॉर्निंग क्या, वो तो वीनस है, यानी जो फिज़िकल उसका वो था, ठीक है। लेकिन अब वो जो लोग उस पर जो उनका बिलीफ था या जो उनका थॉट था, उसमें उनका माना दोनों के लिए मुख्तलिफ था, और उसको हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको निगेट भी नहीं कर सकते। अब हमारे लिए उसका माना जो है वो बदल जाएगा अगर हम कहेंगे कि नहीं ये सितारा तो है ही नहीं, ये तो सैयारा है, वीनस है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़ुबान से हम माने तख्लीक करते हैं, नए माने जो हैं हम बना सकते हैं। और माना अगर वो रिलेशनशिप है तो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उनके दरमियान हम नए कनेक्शंस, नई अंदाज से उनको देख सकते हैं और नए ताल्लुकात उनमें कायम कर सकते हैं। नया रब्त से एक नया माना बन जाएगा, और हम उसको ना सिर्फ
समझ सकते हैं, बल्कि ज़ुबान ऐसी है कि हम उसके ज़रिए कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। मतलब एडिटिंग कर सकते हैं, कोई हम ऐसी चीज़ तो कतई नहीं सोच सकते जो कभी भी एम्पिरिकल उसमें ना आई हो। जी, फंडामेंटल आगाज़ हम अपने जो है वो फ़िज़िकल तजर्बात से ही करते हैं, लेकिन उन तजर्बात को हम एक्सटेंड करके ये जो थॉट, पहले हम एक एक्चुअल इवेंट हुआ, उस इवेंट को हमने रजिस्टर किया, ठीक है, और उससे हमने एक आइडिया बना लिया, ठीक है, उस आइडिया से हमने एक थॉट बना लिया, उस थॉट को हमने एक्सटेंड करके तो एक आइडियल वर्ल्ड वो क्रिएट कर ली। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि क्या प्राइवेट थॉट मुमकिन है? इस पे विटगेनस्टाइन और इन सब का ख्याल ये है कि ये एक मीनिंग जनरेशन प्रोसेस तो है जिसमें हम मिल के माना जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर एलिस इन द वंडरलैंड पढ़ा होगा, उसमें वो हम्टी डम्टी जो है ना, वो ये बच्चे बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि वो कहता है कि जुमले का जो भी मतलब है, मैं जो कहूँगा इसका मतलब वो होगा। तो जवाब में उसको कहते हैं नहीं, लेकिन मतलब तो जो एक्सेप्टेड है, सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो जुमले का मतलब होगा ना, तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा। तो एक बंदा अगर क्या प्राइवेट लैंग्वेज बना सकता है या नहीं बना सकता? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो शायद मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया, गलत लफ्ज़ बोल दिया, या पहले से एग्जिस्टिंग है तो मैंने कहा अच्छा फॉग भी है, स्मोक भी है, तो स्मॉग बना लिया, ठीक है। तो नई कैटेगरीज इस तरह आप कॉइन करके नए अल्फाज भी बना लेते हैं। बाज़ औक़ात मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैंने लफ्ज़ गलत बना लिया। ये जब मैं इंडक्शन डिडक्शन की बात कर रहा था ना, तो यहाँ फ़िलासफ़र्स ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो माना है ना, ये असल में ना इंडक्शन है ना डिडक्शन है, ये एबडक्शन है जो आपको अगवा करके ले जाता है किसी और दुनिया में जहाँ आप जाना नहीं चाह रहे होते। तो मैथमेटिशियंस उस अबडक्शन से बचने के लिए वो मैथमेटिकल प्रिसीजन के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगला सवाल लेने से पहले मैं सिर्फ एक वाक़या है, एनेक्डोट है, तो मैं शेयर करता चलूँ कि रसल के भाई का मदरसा स्कूल था। तो रसल जब उससे पढ़ने गया तो उसको जब शुरू में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाई गई तो उसने कहा कि लेकिन इसका सबूत क्या है? उसे कहा गया ये तो मुसल्लमात हैं, पोस्टुलेट्स हैं, सबूत तो आगे आएंगे, तो उससे हम ड्राइव करेंगे, पहले हम इनको मुसल्लमात हैं इनसे। तो रसल हालांकि छोटा था, उस वक्त भी उसके जहन में था कि हर चीज़ का जो है ना वो उसको रिड्यूस करके फैक्ट तक लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसमें आज तक कोई कामयाब अभी तक हुआ नहीं है। साइंसदान भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेस्ट जारी है, चलती रहेगी। सर मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी है ना कि द किंग ऑफ फ्रांस इज़ नॉट बॉल्ड, इसके अंदर ये जो है मतलब द किंग ऑफ फ्रांस जो है, ये जो क्लॉज है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तब बनता है जब उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, इज़ नॉट बॉल्ड या इज़ बॉल्ड, ठीक है। तो मेरा सवाल दरअसल इस प्रॉपर्टी के हिसाब से है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आपने कहा है कि कंटेक्चुअलाइज्ड है ना, कि आप जब तक उसको कंटेक्स्ट में नहीं देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी मीनिंगलेस होगी। जी। अब उसको कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि अगर हम इसी तरह की ये कंसिडर मतलब ये मान लें कि सारी प्रॉपर्टीज़ ही जो है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से होती हैं, तो मेरा ये सवाल है कि फिर हम उस कंटेक्स्ट को किस तरह से, मतलब वो कंटेक्स्ट क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद यही चीज़ आपको पता है कि यही फॉर्मल लॉजिक है जिसकी बुनियाद पर सारी मैथमेटिक्स खड़ी है। तो फिर जब हम ये मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स भी कंटेक्चुअलाइज्ड है, तो उस सूरत में मैथमेटिक्स की अपनी क्या एग्जिस्टेंस हो सकती है? नहीं, मैथमेटिक्स को इन दोनों का तो काम ही ये था, फ्रेगर का और बर्टन रसल का मकसद ही ये था कि वो लॉजिक को डिक्लेयर करें एज अ फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। बाकी जो आप कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ये तो विद इन द सेंटेंस है ना, कि इज नॉट बॉल्ड क्या है? एक्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। एक्स इज देयर इज समथिंग एक्स सच दैट एक्स इज द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट बॉल्ड। तो जब आप कहते हैं कि वेरिएबल एक्स जो है वो जब किंग ऑफ फ्रांस ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके बॉल्ड नॉट बॉल्ड होने का मतलब वो इरेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने सेंटेंस में तो उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया। अब कॉन्टेक्स्ट ये होता है
ये फिर आप उसकी तरफ चले जाएंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की वजह तरफ, जिसको मैंने जानबूझ के नहीं छेड़ा, वो एक पूरा जहान अलग है, आपने डेरिडा पे वो किया है। कॉन्टेक्स्ट ये तो हो गया मतन उसका, जुमले का, उससे पहले और बाद में आने वाले अल्फाज, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो हो रहा है, जैसे और मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो वो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरह तशरीह जब की जाती थी रिलीजियस टेक्स्ट की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये पैगाम आया, ठीक है। और तो ये मीनिंग की मतलब मुख्तलिफ किस्में हैं, स्पीकर का मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग, जुमले का मीनिंग, अटरेंस का मीनिंग। अब हम मैंने चूँकि एनालिटिक फ़िलासफ़ी की बात की है, तो हम उसको पीसेस में करके तो हमने उसको एनालाइज करने की कोशिश की है, लेकिन एंड पे बात मुझे ख़त्म करनी पड़ी है जो वो सिंथेटिक पे ख़त्म करनी पड़ी है कि आप इम्प्रेशन एक खुद ही ले लें इतनी सारी बातों के बाद के एक मीनिंग। ये एक अलग किस्सा है कि क्या हम पार्ट्स, सम ऑफ द पार्ट्स से हम होल को कभी निकाल सकेंगे, या होल इज़ ऑलवेज़ लार्जर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये एक फ़लसफ़े का एक अलग मौजू है और इस पे ज़ाहिर है व्यूज़ मौजूद हैं। तो कॉन्टेक्स्ट से बहरहाल ये वो साबित नहीं कर पाए अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद कि मैथ्स जो है वो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा ही, लॉजिक ही है, फॉर्मल लॉजिक ही है। अब इस पे अभी भी बहस जारी है। मसलन ये जो रसेल्स पैराडॉक्स है ना, उसके बाद एक यहाँ मैथ्स के लोग जो बैठे हैं शायद वो बता सकें, मैंने यहाँ नाम एक लिखा भी था, जो करंट थ्योरी जो सेट थ्योरी है जी, आप बोल दें ज़रा, ऊंची बोल दें ताकि सारे सुन लें। जर्मलो फ्रैंकल सेट थ्योरी है वो, जी। लेकिन उसके अंदर वो जो हाँ, लेकिन अब आपको पता है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अभी पॉपुलरली नोन जो है क्या है, जर्मलो फ्रैंकल सेट थ्योरी। ये दो साइंसदान थे मैथमेटिशियन से, जर्मेलो फ्रैंकल। अब मैं स्पेलिंग हो सकता है गलत लिख लूँ, बहरहाल जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी है। इसके साथ एक सी का इजाफा ये है। बेसिकली उन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, लेकिन अब हाँ इसके साथ सी का भी इजाफा, जो सेट ऑफ चॉइस, हाँ, यानी जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी प्लस सी स्टैंड्स फॉर चॉइस, तो एक्सियम ऑफ चॉइस। अब मसला ये है कि एक्सियम ऑफ चॉइस, एक्सियम क्या होता है? एक्सियम तो डिराइव्ड नहीं होता, वो तो मुसल्लमात उसको हम उर्दू में कहते हैं, तो वो फिर मुसल्लमा को अगर आपने उसमें डालना है तो मसला फिर वहीं का वहीं रहेगा ना, तो अभी तक ये हल नहीं हुआ अभी तक ये हल नहीं हुआ। सर पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर था, बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग। और मेरा क्वेश्चन ये, आई जॉइंड लेट, मे बी शायद आपने पहले एक्सप्लेन किया हो, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट स्पीच। आपने जो कुछ भी कहा, मीनिंग ड्राइव करते हैं हम कुछ बोलने से कुछ, लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स ड्राइव होते हैं। लाइक एग्जांपल दूंगी, सब जानते हैं चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, इन सारी चीज़ों में उन्होंने बोला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस चीज़ को इस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं? जी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कई किस्म के हैं। तो एक सेमियोटिक्स ब्रांच है जिसमें साइन और उनके मीनिंग्स डिराइव किए जाते हैं। तो आपके आने से पहले आप सही कह रही हैं, मैंने कहा था कि हम सिर्फ लैंग्वेज मीनिंग पे फोकस करेंगे, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बहुत सारे वो बल्कि बाज़ औक़ात वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें लैंग्वेज के साथ उनकी असिस्टेंस चाहिए होती है। बल्कि मैं पिछली दफ़ा एक ज़िक्र कर रहा था एक यूनिवर्सिटी का, वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ हर चीज़ वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पोइट्री के मुकाबले साइन लैंग्वेज में होते हैं। तो यानी वो जो भी उनके थॉट्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट अपने अमेरिकन साइन लैंग्वेज में करते हैं और उसको वो एंड द आइडिया गेट्स अक्रॉस। ठीक है, हम लोग जब विज़िट करने गए तो हमें उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया ज़ुबान में, लेकिन वो ख़ुद उसको समझ सकते हैं। और लेक्चर हॉल्स इस तरह के हैं और वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज में गैलियोडेट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम गैलियोडेट एक
स्पेशल चिल्ड्रन पे उसका काफ़ी काम है। तो आप सही कह रही हैं, लेकिन वो मैंने खुद शुरू में ही खुद ही कहा था कि हम ज़रा लिमिटेड बात करेंगे, ज़्यादा फैलाओ। जी जी म्यूजिक की लैंग्वेज है, कलर्स की लैंग्वेज है, डांस की, सो बिकॉज़ दे ऑल प्रोड्यूस मीनिंग्स। हाँ, वैसे वो इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, बट फॉर अस दे आर साइंस। ये जो ह्यूम ने कहा था ना कि ए और बी के दरमियान कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता, ये बस एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, जी हम देख सकते हैं इवेंट ए के बाद इवेंट बी होता है। तो ये जो कॉजैलिटी का हमने उसमें रिलेशनशिप तलाश किया है, या दो इवेंट में जो हमने माना तलाश किया है कि ये एक सबब बना दूसरे का, ये हमने कहा है। ह्यूम के ख्याल में ये इसको एक्सपेरिमेंटली अप्रूव ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये मैंने बोतल छोड़ी, एक इवेंट, ये नीचे गिरी, दूसरा इवेंट हमेशा इवेंट ए के फ़ौरन बाद होता है, हमेशा ऐसे ही होता आया है। लेकिन आप ये साबित करना कि जी नहीं, लेकिन ये होता आया है, ये दलील नहीं है कि ये होता रहेगा भी। और नहीं, सिर्फ assume। हाँ वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये जो होता आया है ना, ये है टेम्पोरल रिलेशनशिप कि वक्त में हमेशा ए बी से पहले ही होता है। इसीलिए गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो मैं पीछे जाके तलाश करता हूँ कि कील कहाँ से लगा होगा, कोई उसका कॉज मैं असल में वापस जाके तलाश कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम में पहले ही होता है। अब वो कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई वाक़या हुआ होगा विच लेड टू दिस। अब वो लेड से हम ये कहते हैं कि विच कॉज्ड इट, या लेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो टेम्पोरल रिलेशनशिप है, कॉज का करें तो वो कॉजैलिटी है। तो बात ये है कि मीनिंग, वो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो साइंस तो हैं, लेकिन वो साइंस फिर वही मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स के लिए ही वो साइंस हैं। अदरवाइज़ वो साइंस तो साइंस नहीं है, वो तो जस्ट आप कह सकते हैं सेंसेशन है, उसकी परसेप्शन है, वो साइकोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं। मेरा क्वेश्चन जो था वो लेक्चर के दौरान ही था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो सर आपने जो कहा प्लैनेटोनिकल जो वर्ड थी, इसके अलावा फिज़िकल वर्ड थी, जी। और जो लास्ट में जो मेंटल वर्ड, तो जो मुझे उस चीज़ को जो समझ रहा था मैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ उड़ रही है, हम परिंदे का आपने जिस तरह एग्जांपल दिया, तो इट मीन्स कि वो तभी हमने उसको नाम दिया, तभी हमने उसको मीनिंग दी जब हमने उसको देखा। तो इट मीन्स कि पहले फिज़िकल वर्ड का होना ज़रूरी था, फिर आइडियल वर्ड को हमने फिर उसको एक मेंटल वर्ड में भी फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन पहले वो चीज़ तो थी ना, यानी फॉर वो फिज़िकल वर्ड वो एग्जिस्ट करती थी उस चीज़ की, तो फिर हमने उसको जो है ना मेंटल वर्ड में तब्दील कर दिया। और फिर आपका वो जो दो प्लैनेटोनिकल जो वर्ड था वो फिर एग्जिस्ट कर गया। तो ये सर थोड़ा सा ये थोड़ा सा यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। जी ये कंफ्यूजिंग है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो अब रॉजर पेनरोज ने ये 3 सर्कल ड्रॉ किए और उनके अंदर अगर अभी आपको नज़र आ रहे हों, ये प्लेटोनिक वर्ल्ड थी, ये मेंटल वर्ल्ड थी, ये फिज़िकल वर्ल्ड थी। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फिज़िकल वर्ल्ड से प्लेटोनिक वर्ल्ड बनी जी सर। या फिज़िकल वर्ल्ड से मेंटल वर्ल्ड बनी और मेंटल से प्लेटोनिक बनी, ये वाले नहीं, ठीक है सर। किसी हद तक हम यूँ भी कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू सी, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें एक प्रॉब्लम लॉजिक का ये है कि ये सेल्फ रेफरेंशियल है, मतलब ये जो सर्कल रॉजर पेनरोज ने बनाया वो इस तरह बनाया हुआ है, तो ये कंटिन्यूस साइकिल है जो कि ना ख़त्म होने वाला है। तो जॉन एलिया की ज़बान में आप उसको कहेंगे कि होने का धोखा ही था, जो कुछ था वो था ही था। ये जो हादिस और कदीम की फ़लसफ़े में हम बहस लेके चलते हैं कि बस ये फ़िज़िकल वर्ल्ड, लेकिन ये एक फ़िज़िकल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हम कहते हैं नहीं होती, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो सिंगुलैरिटी पॉइंट पे, रॉजर पेनरोज का कहना है कि वो सिंगुलैरिटी पॉइंट पे जब जाती है तो असल में क्या होता है, उसकी इंफॉर्मेशन यानी जो प्लेटोनिक वर्ल्ड होती है वो डिलीट हो जाती है, तो यूनिवर्स रीसेट्स इटसेल्फ। अब ये फ़िलासफ़ी का आइडिया है, वो फिज़िसिस्ट है तो फिज़िक्स में तो उसको नहीं माना जाता कि ये कोई वर्ल्ड सिक्लिकल है,
और ये बिग बैंग से इसका आगाज़ नहीं हुआ, और ये तो उसका एक है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन भी है इस तरह का। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात एक और भी है, वो ये है कि ये एरो जूं आगे जाता है ये साइज़ में बड़ा भी होता जाता है। यानी उसका कहना ये है कि आप एक छोटा सा चंक लेते हैं और उस चंक से आप छोटे से एक आइडिया से आप बड़ा सा फिज़िकल वर्ल्ड जो है ना, या यहाँ पर ये जो है एक आइडिया लेते हैं छोटा सा बिल्कुल, ठीक है, E=mc², ये आइडिया है, ठीक है। अब वो तो इसने तो दरियाफ्त किया है, आप समझ, लेकिन अगर पहले से मौजूद है तो E=mc² से आप बम भी फाड़ सकते हैं ना, आप रॉकेट भी छोड़ सकते हैं। तो फिज़िकल जो है वो उसका वो बहुत साइज़ बहुत बड़ा है, और फिर यहाँ से फिज़िकल वर्ल्ड बिल्कुल एक छोटे से एटम से आपने बहुत बड़े आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। और इससे आप ये अलबत्ता मुझे थोड़ा सा इस पे लग रहा था कि जो उसकी कंसंट्रेशन है या उसका जो निचोड़ है वो छोटा होना चाहिए। तो इसके बारे में लोगों ने कहा कि ये तो पैराडॉक्स वो वाला है जिसको हम कहते हैं स्टेयरकेस पैराडॉक्स, कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, फिर चढ़ के इधर ऊपर गए, वो आपने तस्वीर देखी होगी फेमस, तो उसके बाद नीचे तो नहीं आना चाहिए, वापस आप उसी जगह पे आ रहे हैं अगर, तो वो उसको स्पाइरल स्टेयर्स होनी चाहिए। आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये दो वजह से कन्फ्यूजन है, एक सेल्फ रेफरेंसिंग और दूसरा ये जो स्टेयरकेस पैराडॉक्स है, ये दोनों वजह से जो है वो पैराडॉक्सिकल है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पैराडॉक्स हमारी लैंग्वेज का पैराडॉक्स है या वाकई रियली इस तरह मुमकिन है। ये ज़रा ले लें, नो मैटर नेवर माइंड, नो मैटर नेवर माइंड, ठीक है। तो मैटर नहीं होगा तो माइंड भी नहीं होगा, मैं तो इसको इस तरह इंटरप्रेट करूँगा, लेकिन बहरहाल इसके और भी माने हैं। अच्छा सर, अभी जो सारी ये बहस हुई है, तो मैं जो अपने जहन में एक स्केच बनाया है वो ये है कि प्लेटो वर्ल्ड हो, ये फिज़िकल वर्ल्ड हो या मेंटल वर्ल्ड है, इसमें सारे जो मीनिंग है वो मैं ही है, मैं खुद। क्या इसका यही मतलब बन रहा है? नहीं, मैं नहीं है, हम हैं, मतलब एक इंडिविजुअल हो। जैसे ये कह रहे थे अगर वो एक ही डेक हो तो रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो वो शायद माने प्राइवेट निकालना मुश्किल हो जाएंगे। अब हाँ, वो माने लैंग्वेज के नहीं होंगे, वो माने और तरह के माने होंगे। मतलब एक इंडिविजुअल है तो वो पेन को फील कर रहा है, कोई चीज़ ने उसको हिट किया, फिज़िकल वर्ल्ड मौजूद है, तो लेकिन लैंग्वेज के लिए आपको ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ हो, सोसाइटी हो, कुछ आर्बिट्ररी साइंस जिन पे आपका इत्तेफाक हो, तो फिर आप उसका माना बना सकते हैं रिलेशन। सर इसमें जैसे अगर मैं एक कोई भी वर्ड है उसकी मीनिंग जो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया है, मैंने उसी के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मानी बना ली है, लेकिन किसी और के लिहाज से उसी के और कुछ मानी बन जाएंगे, तो मैं तो उसी को हकीकत मानूंगा जो मैंने फील किया है, तो मीनिंग फिर वही हुए जो मेरे हैं। नहीं, वो आप मानेंगे लेकिन वो हुए नहीं, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है, आप क्या बिलीव करते हैं और क्या हुआ। इसमें एक बड़ी दिलचस्प कॉपीराइट के हवाले से बहस है। हम कहते हैं ना कि ये आइडिया मैंने पेटेंट करवाया, सबसे पहले मेरा पब्लिश हुआ था। भाई आइडिया इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने ज़ुबान सीखी है बचपन से, आपके कानों में आवाज़ें पड़ती रही हैं, आप मीडिया देखते रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो एक्यूमुलेट होते रहे हैं। माइनर सी चेंज के साथ आपने कोई उसमें म्यूटेशन होगी, कॉन्शियसली भी नहीं की। मैं जैसे कह रहा था मिस प्रोनाउंस कर दिया वर्ड, तो लोगों ने कहा वाह वाह वाह, इससे पहले तो ये किसी ने ये लफ्ज़ तो कहा ही नहीं था, ये तुमने। अच्छा, कई दफ़ा उन्हें खुद पता चलता है कि अच्छा ये मैंने ये चीज़ डिस्कवर कर दी है, तो वो पेटेंट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है। अगर लोगों ने उसको मान लिया है तो कांपे टांग सकती हैं, वो एक बन सकता है जुमला, वो ज़ुबान का हिस्सा बन सकता है। तो शेक्सपियर के बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का हिस्सा बन गए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि कोई एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज में हो, और वो होता भी है तो मेरा ख्याल है उसमें वो कई दफ़ा वो अपनी बात सही तरह समझा नहीं पाया होता, तो लोग कहते हैं वाह वाह ये तो आपने नई बात की, तो वो कहता है अच्छा
मैंने ये नई बात की है तो ये मेरे नाम से छप जानी चाहिए और फिर वो उसको पेटेंट करो। तो ये एक अलग बहस है कॉपीराइट्स वाली कि आइडिया किसी का होता भी है पर्सनल के नहीं होता। मेरा वैसे ख्याल है नहीं होता। ये मैंने जितनी बातें की हैं, मैं तो ना फिलोसफर हूँ ना मैथमेटिशियन हूँ। इससे पहले मैंने बायोलॉजी पे बात की थी और उससे पहले न्यूरोलॉजी पे की थी। तो मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो सुनी पड़ी हैं इधर से बातें और उनको जोड़ जाड़ के तो आपके सामने पेश कर तो लेकिन उसका माना निकलता है और लोग कहते हैं वाह वाह आपने अच्छी बात की। बहुत अच्छा लेक्चर था सर। सर आपने कहा कि जो मैथमेटिकल फाउंडेशन लॉजिक को वो प्रूव नहीं कर सका रसल के जी, ये इस मैथ की फाउंडेशंस जो हैं वो लॉजिक पे बेस्ड हैं। वो सर अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। एक्सियम्स का आपने कहा कि अगर हम एक्सियम्स डालेंगे तो मैथ तो सारी खड़ी ही एक्सियम्स पे है। इट हैज़ नेवर क्लेम्ड कि कोई हर चीज़ के पहले कोई 4-5 एक्सियम्स लेते हैं और उसके ऊपर जो भी मैथ बनानी हो हम बना लेते हैं। उसका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस भी जो है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो चले रियल वर्ल्ड बेस्ड की हमने ऑब्जर्वेशन से बनाई, नॉन यूक्लिडियन है बहुत सारी। और नंबर्स में सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और अजीबोगरीब किस्म के नंबर ग्रासमेनियन नंबर्स हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो जो भी हम कोई एक्सियम्स का सेट लेते हैं और उसके ऊपर लॉजिक लगाते हैं और जो भी नतीजा निकलता है वो उसकी मैथ होती है। सो इट इज़ लार्जली इस हिसाब से इट इज़ इन्वेंटेड बेसिकली। तो जो आपने कहा कि ये इसकी बेसिस प्रूव नहीं कर सका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है उसकी अपना रसल साहब की, वो उसमें तो उसने बड़ी रिगरस फाउंडेशंस दी हैं सारी इसकी जी। वो लॉजिकल नोटेशन अगर आप असल में डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल लॉजिक का मीनिंग क्या लेते हैं। वो मैं असल में बीच में छोड़ गया हूँ वियना सर्कल को। वियना सर्कल जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे वो ये कहते थे कि ये रियलिटी या जो ट्रूथ है, ट्रूथ कैन नॉट बी असर्टन बाय रीज़न ओनली। जो मैथमेटिकल अगर रैशनल है, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन से आ रही है तो दैट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ हार्ड साइंसेस। ये हालांकि वो मैथ्स को यूज़ भी करते हैं और उसमें एम्पिरिकल उसमें एक तो श्लिक था, आपने एक आपका जो मैथमेटिशियन गॉटल था जिसने वो थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस वो जो दी। अब डिपेंड करता है कि आप अगर लॉजिक को सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक ही लेते हैं तो फिर वो फेल हो गया। अगर आप इंडक्शन को भी उसमें शामिल करते हैं और उसको रीज़न को एक सोर्स ऑफ नॉलेज लेते हैं, रीज़न से मुराद ये कि जो हमने इन्फर किया, एक्सपीरियंस से इन्फर करने के बाद हमने कोई इंटेलिजेंट इंड्यूस किया, इंडक्शन को भी अगर आप उसमें रखते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये हार्ड साइंसेस में लोग कहते हैं कि असल लॉजिक जो है वो सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक ही, आप उसको डिराइव ही टू द एक्सटेंट ऑफ मैथ ओनली। ऑब्वियसली मैथ इज़ नॉट साइंस, मैथ तो है सिर्फ, लेकिन उसको मदर ऑफ साइंसेस कहते हैं ना, और उससे अप्रूव करे होते हैं साइंसेस को। उसका तो सर मैथ से कोई, तो जो प्योर मैथमेटिक्स है उसका तो कोई लेना देना तो नहीं। हाँ, वो मैथमेटिशियंस अभी भी उसको यही समझते हैं कि रीज़न और लॉजिक उसकी बेस है। लेकिन जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हैं उनका तो सर वो मतलब ये जो है इसके साथ साथ डिफरेंट थीरीज, जैसे फॉर्मलिज्म एक अलग है, फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद एक इंट्यूशनिज्म है जिसके अंदर वो रिडक्शो एड अब्सर्डम वाली उस पूरे थ्योरम को मानते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि जो मैथमेटिकल जो रियलिटी है वो टाइम के साथ कंस्ट्रक्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर फर्मर्स लास्ट प्रिंसिपल अभी तक प्रूव नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो बाद में जाके इस तरह की मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन होगी कि जो बाद में जाके ये प्रूफ हो जाएगी ना, तो वो भी पैरेलल इसके साथ ही चल रहा है। तो ये है कि मतलब जर्मल फ्रैंकल सेट थ्योरी जो है इसको वो बुनियाद नहीं मानते हैं ना, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं। रसल खुद भी असल में वो रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ चाहता था हर चीज़ का, जो मैं कह रहा हूँ बचपन से ही उसको ये था। इस वजह से वो अपने एम में वो कामयाब नहीं होता कि वो हर चीज़ का मैथमेटिक वो जो प्रूफ दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम। सर वो तो गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम जो है वो भी कोई इतनी डीप चीज़ नहीं है जितनी लोग कई दफ़ा समझ लेते हैं। इट जस्ट मीन्स के जो फॉर्मल सिस्टम की अगर हम जो भी उसके एक्सियम्स लेंगे
उसमें कोई ना कोई थ्योरम्स ऐसे होंगे जो एक्सियम्स विल नॉट बी इनफ टू प्रूव देम, जी जी। तो वो उसमें 4 एक्सियम और ऐड करेंगे तो शायद वो प्रूव हो जाए। तो मतलब इनकम्प्लीटनेस हमें नहीं, या उसने ये साबित किया कि ये कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। कभी रसल का inconsistent- ख्याल ये था कि ये कभी ना कभी जो उनका प्रोजेक्ट है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक्सियम्स मुकम्मल नहीं है, तो हम इसको कभी ना कभी मुकम्मल कर लेंगे। वो दैट मीन्स के वो सिर्फ गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम वाला जो मसला है वो रह गया। जी, एक तो मेजर यही है वजह। दूसरी, वो खुद रिगोरस मैथमेटिकल प्रूफ खुद तलाश करना चाह रहा था, उसमें नाकाम हुआ। तो बाकी आपकी तरह मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये लॉजिक ही फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, लेकिन मैं उनके अपना स्टेटेड जो उसका ऑब्जेक्टिव था और ये कंप्लीटनेस वाला ये था कि जी किसी दौर में हम कर लेंगे, वो नहीं पूरा हो सका। ये दो ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे। जी, लेकिन एक न्यू थ्योरी है जो जो कि चॉम्स्की के अगेंस्ट मतलब बहुत सारे लिंग्विस्ट जो मिसिंग कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि लैंग्वेज इज़ जस्ट कम्युनिकेशन का जो बर्ड्स में, जो रेप्टाइल्स में, जो मैमल्स में था, ये उसी की एक्सटेंशन है। जेस्चरल थ्योरी, आई डोंट नो कि वो एवोल्यूशन वाले लेक्चर में आपने डिस्कस की या नहीं। और तो जेस्चरल थ्योरी ये कहती है कि जो जेस्चर्स थे उसी की एक्सटेंशन जो है गुर्राना है, गुर्राने की एक्सटेंशन जो है वो हमारा बोलना है। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मतलब हाउ आई सी कि मीनिंग तो उस कम्युनिकेशन में से मीनिंग निकल रहा है। अगर कोई अकेला किसी आइलैंड पे जो भी बोलता रहे, शायद वो उसका कोई अगर कोई रिसीव करने वाला नहीं है तो क्या मीनिंग हो वहाँ पे निकलेगा। जब तक एक रिसीवर उसको रिसीव नहीं करता तो मीनिंग नहीं है। तो इन दैट सेंस आपका क्या कमेंट है कि मेरी नज़र में तो जो बर्ड का लव सॉन्ग है, जो फैज़ की एक मोहब्बत भरी नज़म है, उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है। दे आर बोथ द सेम, वो जस्ट इस रिफाइंड फॉर्म ऑफ द सेम जो कम्युनिकेशन है। या जो भी एनिमल्स के अंदर जो सिग्नल्स हैं मीटिंग के और हमारी जो मोहब्बत भरी नज़में हैं, आई सी दैम कि वो सिमिलर हैं, सिमिलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। थैंक यू। मैं असल में ये एक पूरी सीरीज़ है और इसीलिए मैंने अलग अलग इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है ताकि कोई हम बामाना गुफ्तगू कर सकें। तो आज भी मैंने ये पूरा वीडियो मौजूद है, आप नहीं आ सके कोई बात नहीं, वो इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पे मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें। उसमें जेस्चरल थ्योरी का भी जिक्र है और उसमें बाकी एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम और ह्यूमन बीइंग्स का जो कंपोजिशनैलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, उसका भी जिक्र है। तो वो आप क्लियर हो जाएगा। अब मसला ये होता है कि ये हमारे सवाल किसी एक सब्जेक्ट में कैद नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो एक वजह जो एक्सपर्ट ना होने के बावजूद मैं खामखा मुख्तलिफ सब्जेक्ट में पाँव रख रहा होता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं बुनियादी तौर पर सवाल मुकद्दम रखता हूँ और उनका जवाब के लिए अगर मुझे किसी और शोबे में भी जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। लेकिन एक वक्त में एक शोबे में रह के ही बात हो सकती है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो साइकोलॉजी पे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एड ईगो और सुपर ईगो का तस्वुर दिया फ्राइड ने, और फिर साथ ही कहते हैं कि ये नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा यही चीज़ है। मैं यकदम डिस्कोर्स जब चेंज होता है वो लैंग्वेज गेम थ्योरी वाला, वहाँ पर उसके और मतलब हैं, यहाँ पर इसके और मतलब हैं। मैं इस डायमेंशन में आके इनका मतलब समझ लूँगा जो साइकोलॉजी में कहा गया है, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उनका मतलब समझ लूँगा। लेकिन मेरे लिए उन दोनों को एक जगह पे एक वक्त में कनेक्ट करना ऐसे ही है जैसे आप बास्केटबॉल के बीच में कहेंगे जी गोल हो गया है या आउट हो गया है, मतलब उससे एक कन्फ्यूजन फैलती है। और ये इस तरह की कन्फ्यूजन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे मुकालमे कम होते हैं और उनमें ये इतनी ज़्यादा है। मैं अदबी हलकों में जाता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि मैं शायर भी हूँ, तो वहाँ बिल्कुल एक अलग चीज़ है उसका। वो मुझे कह रहे होते हैं ये तुम क्या उधर बेमानी बातें तुमने शुरू कर दी हैं, उधर साइंस क्लब, इनको साइंस वालों के पास रहने दो। तो बट जहाँ पर जब साइंसदान बात करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। ये एक अलग गेम है, ठीक है। तो उस गेम के अंदर रह के अगर हम करें तो फिर आज वो बामाना होगी। आपसे बहुत सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी एक क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन नहीं है। आपने जो एक पार्टिकल के हवाले से बात की थी, ये बिग बैंग के
फिलोसफिकल अप्रोच उसकी ये है कि एक साइकिल है। फिज़िक्स में भी एक थ्योरी आ चुकी है जिस पे आजकल डिस्कशन चल रही है कि बिग बैंग इज़ नॉट द स्टार्ट, बल्कि वहाँ पे एक ब्लैक होल है, बल्कि एक ब्लैक होल था, हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल मास को अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करता जा रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है, अनलिमिटेडली उसकी ग्रेविटी है और वो लेता जा रहा है। तो एक नुक्ते पे वो सारा मैटर फोकस हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट होके फिर एक टाइम आता है वो फटता है, जैसे भी तो बिग बैंग होता है। तो हर गैलेक्सी के सेंटर पे भी एक ब्लैक होल है, और जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, बड़ा ब्लैक होल, वो कर रहा है, और ये गैलेक्सी अल्टीमेटली उसमें जा रही है और फिर दोबारा होगी। तो ये फिजिक्स का भी एक थ्योरी है, कोरा पे डिस्कशन चल रही है। जी, मैंने भी जो बात की है वो रॉजर पेनरोज की है। रॉजर पेनरोज को फिजिक्स में ही नोबेल प्राइज़ मिला था कोई 2-3 साल पहले, और लेकिन चूंकि फिजिसिस्ट जनरली इस बात को तस्लीम नहीं करते, तो इस गेम के जो एम्पायर हैं वो चूंकि नहीं करते, तो मैं फिर उसका सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। और अदरवाइज़ फिर वही वाली बात के अगर आप उससे हटा के उसको देखें तो फिर बामाना नई चीज़ें बनती। मसला हमारे लिए ये होता है कि हम एक ही वक्त में सारी दुनियाओं में रह रहे हैं। अब मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, इकोनॉमिक वर्ल्ड भी है, पॉलिटिकल वर्ल्ड भी है, फिजिकल वर्ल्ड भी है, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस के जी मेटाफिज़िक्स भी है। तो हम माने को तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये है कि अगर हम हर शोबे के लोगों ने जो अपने लिए बाउंड्रीज़ मखसूस की हैं, जैसे कि मैंने शुरू में अपने लिए कुछ लिमिटेशंस लगाई, उसके अंदर रह के बात करें तो फिर किसी सतह तक आप पहुंच सकते हैं। वरना बस जैसे टॉक शोज़ टीवी पे ख़त्म हो जाते हैं और कहीं कोई यहाँ भी फाइनल क्वेश्चन तो नहीं, आंसर तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे मेरा ख्याल है जाती है। मैं तो ये महसूस किया। नोबेल से याद आई बात, ये सवाल बच्चे का ले लें पहले। अच्छा, मुझे पता ही है ये ऐसे एग्जैक्ट टॉपिक का नहीं है, लेकिन जो केवमैन होते थे वो उन्हें ऐसे लैंग्वेज, उनका फर्स्ट जो था ना, उन्हें उसका आइडिया किधर से लिया? एक सर्टेन पर्सन ने ऐसे ये आइडिया लिया और ऐसे उन्हें एनिमल्स को देखा उनके अराउंड, कैसे बर्ड में 3 टाइम्स करता है जब उनको करना है, और मंकी एक सर्टेन साउंड में करता है वो वार्न करने के लिए, लायन के लिए। फिर एक पर्सन था जिसने ऐसे उसने ऐसे किया कि एक सर्टेन साउंड मेक करे ना, उसका मतलब एक सर्टेन मीनिंग होएगा। और ऐसे ही था कि सारे केवमैन ने देखा एनिमल्स को और उनने उसका लैंग्वेज का आइडिया उससे किया और उससे वो कम्युनिकेट करते थे। जी थैंक यू बच्चे। ये ऐसा फलसफे का सवाल है कि क्या ये किसी एक बंदे ने बनाया, और कांट का वो जो ए प्रायोरी कि उसमें कोई इंट्यूशन और एक्सपीरियंस ज़रूरी है चीज़ों तक पहुंचने का, ये सारे का सारा हम यहाँ से नहीं ले सकते। ये कांट का भी ये ख्याल था। अब दुरुस्त है या नहीं है मैं नहीं कुछ कह सकता। जी आप मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, मैं सिर्फ तबसरा करना चाह रहा था। वो आपने कहा ना कि पेनरोज जो है वो उसको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर में मिला था इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि वो भी इधर उधर मुंह मारता रहा, तो आखिर में सारी उम्र मैथ पे काम किया, लेकिन नोबेल प्राइज़ लिटरेचर पे मिल गया। एक तबसरा मैं भी कर लेता हूँ सर। अभी लेक्चर में आने का सबब यह था कि माना भली शय मालूम होती थी और हर भली शय की तरह एलूसिव भी मालूम होती थी, लेकिन आपके लेक्चर के बाद वो गालिब का शेर याद आता है, बहुत ही विटी, कि हाथ आएँ तो उन्हें हाथ लगाए ना बने, इस नज़ाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आएँ तो उन्हें हाथ लगाए ना बने। अच्छा, ये जो भली चीज़ है ना, इस पे मैं एक पढ़ रहा था, वो अब लिटरेचर की तरफ आप आ गए, तो एक लफ्ज़ के नाम से कि जो अल्फाज मुझे अच्छे नहीं हैं उनके माने कराहत वाले हैं, करख्त हैं, तो वो किरदार क्या करता है, वो उन अल्फाज को घर में एक लॉन है वहाँ दफन कर देता है, और वो कहता है ये मुझे पसंद नहीं है, इनके माने पसंद नहीं है, तो ये अल्फाज मैं दफन कर देता हूँ, और वहाँ पूरा जो है वो कांटों का एक जंगल उगाता है। तो ये शायद ऑर्गेनिक सी चीज़ है, इसको आप रोक नहीं सकते, भले हैं या बुरे हैं, हाथ आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। वो मैं जहाँ से आगाज़ किया था
उसी पे मेरा ख्याल है मैं ख़त्म करता हूँ बात, अगर ऑनलाइन क्वेश्चंस नहीं है तो। जो सुकरात ने कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, बट पीपल लाइक मी थिंक एग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट लिवेबल। अगर आप इन सवालों पे इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दें तो फिर वो आटा दाल सब्ज़ी जो हमने करना होता है वो नहीं कर सकते। और ये आपने सुकरात के प्लेटो के डायलॉग में महसूस किया होगा कि वो व्हाट इज़ जस्टिस से शुरू करता है और फिर आखिर पे फ़िलासफ़र कहता है कि मुझे तो अभी ये और अहम काम है तो इस पे फिर बाद में बात करेंगे, और वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी फिर मार्क्स सही था काफ़ी हद तक। कैसे ये चलें, इन्होंने एक मिसाल फराहम कर दी। ये मेरे चूँकि दोस्त हैं तो मैं लिबर्टी ले सकता हूँ कि जैसे सेंस होता है कुछ नॉन सेंसिकल भी वर्ड्स होते हैं ना, तो हाउ डज इट मेक सेंस, मार्क्स कैसे सही था इस बात से साबित कर? रियलिटी के यानी मटेरियल जो आपने बात की ना उसकी जिंदगी या दुनिया जो है वो अहम होता है, वो जो नहीं ठीक है इस हवाले से जॉन एलिया का शेर फिर मैं पढ़ देता हूँ। है अजब फैसले का सहरा भी, चल ना पड़िए तो पाँव जलते हैं। आपको हर कदम पे फैसला करना पड़ता है वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होती नहीं है कि आप लॉजिकली बेस्ड बहुत मीनिंगफुल फैसला करें। फैसला तो आपको करना है, ये तो अजियत साथ साथ है। तो इसी के साथ मेरा ख्याल है जॉन एलिया पे ख़त्म करना बहुत अच्छी बात है।